फिर तो लिखने की जरूरत ही नहीं रही, बहुत सारी चीजें मिल गई, हद से ज्यादा हो गया है। नया टॉपिक है आज आपके लिए, राजस्थान की स्थापत्य कला। राजस्थान की स्थापत्य कला की बात करेंगे। स्थापत्य कला की बात करेंगे। शुरुआत हुई है राजस्थान की स्थापत्य कला, हेडिंग डालिएगा। स्थापत्य कला के अंतर्गत हम जो पढ़ने वाले हैं, हमारी क्लास का आज हम जो पढ़ेंगे उसमें दुर्ग या किले पढ़ने वाले हैं, महल पढ़ने वाले हैं। ओह हाँ, मैं अच्छा ही पढ़ूंगा, निश्चिंत रहिएगा आप। हाँ दुर्ग आज का दिन होगी क्यों, आज मेरी आपके साथ 2 घंटे क्लास है, सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, है ना। 2 घंटे हूँ, 6 बजे तक हूँ, और आज सिर्फ समझाऊंगा, सब चीज लिखाऊंगा, आप निश्चिंत रहे। हर चीज आप मेरे को एक बार आप मेरे को सुने सही। आप आपके अगर कहीं तकलीफ पड़ी तो आप आगे बात करेंगे, बाकी तकलीफ नहीं पड़ने दूंगा। आप मेरे को सुनने का प्रयास कीजिएगा, तभी अपन आगे बढ़ पाएंगे, है ना। तो हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो राजस्थान की स्थापत्य कला पढ़ेंगे। राजस्थान की स्थापत्य कला, स्थापत्य कला में किन किन चीजों को हम लेते हैं, दुर्ग या किले, महल, मंदिर, हवेलियां, छतरियां, बावड़िया, ये सब चीजें हमारी स्थापत्य कला के अंतर्गत आती है। सारा मैं समझाऊंगा, निश्चिंत रहें। जो मैं बोल रहा हूं वो यूं का यूं यहाँ छपा हुआ है, यूं का यूं टू द पॉइंट, मेरी जीबान और ये नोट्स सेम टू सेम चलेंगे, निश्चिंत रहेगा, है ना। तो हम जो पढ़ने वाले स्थापत्य कला, स्थापत्य कला किसे कहते हैं कि जो पत्थर, ईंट, मिट्टी से जो स्थापित हुए, जिनको कोई अब हिला नहीं सकता, ऐसी हमारी स्थापत्य कला में सबसे पहले हम बात करने वाले वो हम दुर्ग की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, दुर्ग या महल की बात करते हैं। जब हमने कालीबंगा सभ्यता की खुदाई की, जब हमने कालीबंगा सभ्यता की खुदाई की थी, तो आपको 2 प्रकार के टीले मिले हैं। 2 प्रकार के टीले, कौन कौन से टीले थे, पूर्व टीला और पश्चिम टीला। जो जहां पर आपने ऊंचे जो टीले मिले हैं, वहां पे आपने एक नगरी व्यवस्था देखो कि वहां जो मकान बने हुए वो सब हमारे दुर्ग के साक्ष्य के रूप में है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये रखना है कि राजस्थान में दुर्गों के साक्ष्य हमको कहां से मिलते हैं, तो कालीबंगा सभ्यता, घग्गर नदी के किनारे, हनुमानगढ़ से मिलते हैं। क्लियर, सबसे पहली बात। सेकंड हम बात करते हैं कि राजस्थान में जो हमको दुर्ग हैं वो किसने बनाए, कैसे बनाए गए, उनकी बात करें। उससे पहले हमने साहित्य में बात की कि मेवाड़ का एक इतिहासकार था श्यामल दास, जो महाराणा सज्जन सिंह जी का आश्रित कवि था। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा वीर विनोद। उस वीर विनोद में लिखा गया कि मेवाड़ में 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण और जीर्णोद्धार महाराणा कुंभा ने कराया। अतः महाराणा कुंभा को स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। स्थापत्य कला का जनक हम महाराणा कुंभा को मान रहे। साक्ष्य की बात करें तो कालीबंगा सभ्यता से मैं लिखूंगा, आप निश्चिंत रहे, मैं बोलूंगा लिखूंगा, है ना। तो स्थापत्य कला के जो जनक है वो महाराणा कुंभा को माना गया है। साक्ष्य जो मिलते हैं वो कालीबंगा सभ्यता से मिलते हैं। हम अगर देश स्तर पर बात करें कि सबसे ज्यादा सर्वाधिक दुर्ग की बात करें, किसकी, सर्वाधिक दुर्ग कहां पर है, सबसे ज्यादा अगर हम दुर्ग की बात करें तो 3 राज्यों में आपको दुर्ग मिलेंगे। प्रथम स्थान पर आपको मिलता है दुर्ग, तो वो हमारे महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज्यादा दुर्ग मिलते हैं। सेकंड पोजीशन की बात करें तो मध्य प्रदेश राज्य, कौन सा राज्य, मध्य प्रदेश राज्य, जहां हमको दुर्ग मिलते हैं। और तीसरे स्थान पर अगर दुर्गों की संख्या की बात करें तो हमारा तीसरे स्थान पर हमारा राजस्थान बैठता है। तो आपको पहले दिमाग में रखना है कि सर्वाधिक दुर्गों में राजस्थान का कौन सा स्थान आता है, तो तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है, तीसरा। अब राजस्थान में भी ऐसा कौन सा जिला है जहां सबसे ज्यादा दुर्ग है, तो राज्य में भी सर्वाधिक बात करें
सर्वाधिक, राजस्थान में भी सर्वाधिक बात करें तो सर्वाधिक दुर्ग हमको मिलते हैं वो हमारे जयपुर जिले में। कहां पर है? जयपुर जिले में, याद रहेगा। बात कर रहे हैं स्थापत्य कला। स्थापत्य कला के अंतर्गत दुर्ग या किले, मंदिर, हवेलियां, छतरिया, बावड़िया, ये सब चीजें, दुर्ग, किले, मंदिर, महल, हवेलियां, छतरिया, बावड़िया, ये सब चीजें हमारी इसके अंतर्गत आती। दुर्ग के साक्षी जो मिलते हैं वो हमको कालीबंगा सभ्यता से मिलते। कहां से मिलते हैं? कालीबंगा सभ्यता से। वीर विनोद में लिखा गया कि 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण और जीर्णोद्धार कुंभा ने करा, अतः कुंभा को स्थापत्य कला का जनक कहे जाते हैं। दुर्ग की संख्या की बात करें तो राजस्थान का तीसरा स्थान है, और राजस्थान में भी कौन सा जिला है जहां सबसे ज्यादा दुर्ग है? तो जयपुर जिले में, यहां तक। अब दुर्ग क्यों बनाए जाते थे, कारण क्या था, किन कारणों से दुर्गों का निर्माण हुआ था? तो सबसे पहला कारण रहता था, जहां राजा ने दुर्ग बनाया वहां तक राजा का राज्य विस्तार हुआ करता था। अगर एक व्यक्ति को, दो व्यक्ति के बीच में, दो राजाओं के बीच में युद्ध हुआ और उस युद्ध में राजा ने उस राज्य को जीत लिया, तो इस राजा का विस्तार उस राजा तक था। तो राज्य के विस्तार के लिए, किसके लिए दुर्ग का निर्माण था? राज्य के। जैसे माणा कुंभा मेवाड़ के हैं, उन्होंने नागौर को जीता है, तो माणा कुंभा का विस्तार कहां तक पहुंच गया? राज्य नागौर तक। तो सबसे पहला दुर्ग का निर्माण किस कारण से होता? राज्य के विस्तार के लिए। सेकंड कारण रहता है कि बाहरी आक्रमण कोई हो जाता है, कोई विदेशी व्यक्ति आक्रमण कर दे तो जन और धन दोनों की रक्षा के लिए, क्योंकि ज्यादातर तो जो हमारे किले बने हैं वो ऊंची पहाड़ी पर बने। कहां पर बने? ऊंची पहाड़ी पर। तो ऊंची पहाड़ी पर बना है, वो चारों तरफ से दीवार है, और दीवार के यहाँ पर एक हमने बहुत बड़ा मजबूत गेट लगा दिया, तो कोई भी विदेशी व्यक्ति उस दुर्ग के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था। तो दूसरा कारण क्या है दुर्ग का निर्माण का? बाहरी आक्रमण से जन और धन, जनता की रक्षा और धन की रक्षा हेतु दुर्गों का निर्माण होता था। तीसरा कारण होता है दुर्गों का निर्माण का कि यदि कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, और प्राकृतिक आपदा में विशेष आती है बाढ़। बाढ़ से जन, धन और पशु तीनों की रक्षा के लिए दुर्गों का निर्माण किया जाता था। पहला दुर्ग का निर्माण का कारण क्या है? राजा के अपने राज्य के विस्तार के लिए। दूसरा, बाहरी आक्रमण से बचने हेतु जन एवं धन को बचाना है, उसके लिए। तीसरा कारण है कि प्राकृतिक आपदा विशेष बाढ़ आने पर जन, धन और पशु की रक्षा हेतु दुर्गों का निर्माण। चौथा, अगर राजा ने किसी युद्ध को जीता है, तो जिस युद्ध को जीता, जिस राज्य को जीता है, उस राज्य का लूटा हुआ माल कहां सुरक्षित रखे, तो वहां से वो सब माल लाता और अपने दुर्ग में सुरक्षित कर लेता था। तो चार कारणों से दुर्गों का निर्माण हुआ करता था। आपके सामने पहला है राजा द्वारा अपने राज्य के विस्तार हेतु। दूसरा है प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ में जन, धन और पशुधन की रक्षा हेतु दुर्गों का निर्माण होता। तीसरा, युद्ध विजय के उपरांत लूटे गए माल को सुरक्षित रखने हेतु। युद्ध विजय के मैं सब लिखाऊंगा, ऑनलाइन विद्यार्थी आप आराम से बैठे रहे, मैं सब चीजें लिखाऊंगा, है ना। तो युद्ध विजय के उपरांत युद्ध जीत गया तो लूटे हुए माल को सुरक्षित रखना। अब हम अपनी सामग्री घर के अंदर किस जगह सुरक्षित रखते हैं? ऐसा कोई स्थान होता है जहां हम अपन सुरक्षित रखते हैं, वो दुर्ग नहीं है, वो मकान है। वो मकान में भी एक छोटा सा कमरा होता है जिसको अपन बोलते हैं स्टोर रूम, ओबरी, ओरा ना हुआ, उसमें अपन क्या रखते हैं? गेहूं की पेटियां रख दी, है ना, हमारे पुराने कपड़े रख दिए, छोटा मोटा आभूषण होता है वो भी हम उसी में ठूस देते हैं, चोर को खबर ही नहीं पड़ती कि आभूषण है तो है कहां। समझ आया ना। तो ऐसे प्राचीन समय में भी लूटे हुए माल को सुरक्षित रखने के लिए दुर्ग का निर्माण होता था। और चौथा है बाहरी आक्रमण से जन और धन की रक्षा हेतु। इसका उदाहरण समझिएगा। बाहरी आक्रमण जैसे चित्तौड़गढ़ पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया 1303 ईस्वी में, दुर्ग को चारों तरफ से घेरा, दुर्ग का दरवाजा गेट बंद कर दिया। अब साल भर तक चारों तरफ से बाहरी व्यक्ति अंदर नहीं आ सकता था, क्योंकि न तो हवाई जहाज की व्यवस्था थी, न हेलीकॉप्टर सुविधा थी कि हेलीकॉप्टर से रस्सी बांधे करके सारे दुर्ग के अंदर पहुंचे, ऐसा था नहीं था। न रणथंभौर में ऐसा था जब हमीद चौहान था उस समय। तो उस समय हमारे जन और धन की रक्षा के लिए भी दुर्गों का निर्माण होता था। हमारे यहाँ पर दुर्गों की कुछ श्रेणियां हैं, तो दो विद्वानों की श्रेणियों के एग्जाम में प्रश्न जरूर पूछते हैं। एक तो कौटिल्य, जिसको कहा गया है चाणक्य, या उसका वास्तविक नाम है विष्णुगुप्त। उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है अर्थशास्त्र। क्या नाम है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र पुस्तक में दुर्गों की 4 श्रेणियां बताई। कितनी श्रेणी बताई? 4। एक है जल दुर्ग, जिसको हम बोलते हैं ओदक दुर्ग। क्या बोलते हैं? ओदक। अभी क्या है ओदक दुर्ग, जल दुर्ग, हम सबकी कहानी पढ़ने वाले हैं, समझना।
चाणक्य ने या कौटिल्य ने दुर्गों की कितनी श्रेणियां बताई? 4। पहला है जल दुर्ग, जिसको औदक दुर्ग कहा जाए। दूसरा है हमारा गिरी दुर्ग, कौन सा? गिरी, सीधा सा अर्थ है जो पहाड़ी पर बना हो। तीसरा है हमारा धानवन दुर्ग, कौन सा? धानवन, जो रेत के मरुस्थल, रेत के टिल्लों से, चारों तरफ से रेत के टिल्लों से घिरा हुआ। और चौथा कहलाता है वन दुर्ग, जो चारों तरफ से घने जंगल से घिरा हुआ, एकाएक किसी व्यक्ति को दुर्ग ना मिले। तो कौटिल्य के अनुसार दुर्गों की कितनी श्रेणियां है? 4 श्रेणियां। पहली श्रेणी औदक श्रेणी, दूसरी है वन श्रेणी, तीसरी है गिरी श्रेणी और चौथी है धानवन श्रेणी। ठीक है, इससे आगे नहीं बढ़ने वाला हूं, निश्चिंत रहेगा। फिर हम बात करेंगे शुक्र ने, शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों की 9 श्रेणियां बताई। ये वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें से हमको पूछ लिया जाता है। शुक्र नीति के अनुसार हमारे दुर्गों की 9 श्रेणियां, राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूं। शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों की कुल कितनी श्रेणियां हैं? 9 श्रेणियां, जिसमें 4 श्रेणियां तो सेम आपको कौटिल्य वाली मिल जाएगी। कौन कौन सी? जल दुर्ग, वन दुर्ग, गिरी दुर्ग और धानवन दुर्ग। 4 श्रेणियां तो कौटिल्य ने कही, वही हमारे शुक्र नीति में कही गई। फिर 5 बचती वो है, एक तो सैन्य दुर्ग, एरण दुर्ग, पारिक दुर्ग और पारिध दुर्ग, और एक है हमारा, अब इसका क्या करें, सहाय दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? सहाय दुर्ग। 9वां नंबर जो है वो हमारा सहाय दुर्ग है। अब किसको क्या कहते हैं समझना। सबसे पहले बात करते हैं जल दुर्ग या औदक दुर्ग किसको कहते हैं। वह दुर्ग जो चारों ओर से जल की विशाल राशि से घिरा हुआ हो। वह दुर्ग जो चारों ओर से जल की विशाल राशि से, विशाल राशि का मतलब जिसके चारों तरफ क्या हो? पानी पानी, और बीच में क्या है? हमारा दुर्ग हो। ऐसा दुर्ग हमारा औदक दुर्ग या जल दुर्ग कहलाता है। अब सैंपल के तौर पर कहें तो हमारा गागरोन दुर्ग झालावाड़ हमारा राजस्थान का जल श्रेणी का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कहलाता है, जो काली सिंध और आहू नदी के संगम पर बना हुआ है। वह दुर्ग जिसके चारों तरफ क्या हो? पानी पानी, जल की विशाल राशि से घिरा हुआ हो, वह दुर्ग हमारा जल दुर्ग कहलाता है। दूसरा उदाहरण लें तो भैंसरोडगढ़। कौन सा दुर्ग है? भैंसरोडगढ़। कहां है भैंसरोडगढ़? रावत बाटा चित्तौड़गढ़। भैंसरोडगढ़ रावत बाटा चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है। सेकंड आता है वन दुर्ग। वह दुर्ग जो घने जंगल से घिरा हुआ, चारों तरफ क्या है? घना जंगल ही जंगल हो, एकाएक उस दुर्ग को देखा नहीं जा सके, ऐसा दुर्ग हमारा वन दुर्ग कहलाता है। जैसे बहुत सारे वन दुर्ग, जैसे सीवाना किला बाड़मेर, जालोर किला बाड़मेर, जालोर। अब सीवाना किला वर्तमान में बाड़मेर नहीं होकर बालोतरा हो गया है ना, वो जालोर किला जो जालोर में, ये हमारे जल की जगह वन श्रेणी की। वन का मतलब जिसके चारों तरफ क्या हो? घना जंगल हो। फिर आता है गिरिदुर्ग। गिरिदुर्ग बहुत इंपॉर्टेंट, वह दुर्ग जो किसी ऊंची पहाड़ी पर बना हो, लेकिन पहाड़ी पर बनना ही जरूरी नहीं, उससे जरूरी है पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था हो, जहां पर पानी की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। कहां पर हो? पहाड़ी पर भी हो, वो पानी की पूरी व्यवस्था हो। ऐसा दुर्ग राजस्थान में बहुत सारे मिल जाएंगे, जैसे चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, मेहरानगढ़, ऐसे बहुत सारे दुर्ग, रणथंभौरगढ़, जो गिरी पर बने हैं, पहाड़ी पर बने, जो हमारे पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था वाले हो। फिर आता है हमारा धानवन दुर्ग। धानवन दुर्ग किसको कहते हैं? कि वह दुर्ग जो रेत के ऊंचे ऊंचे टिल्लों से घिरा हो, चारों तरफ क्या हो? रेत ही रेत हो, वो बीच में दुर्ग बना हुआ हो, वो हमारा धानवन श्रेणी का दुर्ग कहलाएगा। कैसा है? सैंपल के तौर पर कहें तो हमारा सोनारगढ़ किला जैसलमेर, सोनारगढ़ किला जैसलमेर हमारा किस श्रेणी का दुर्ग है? धानवन श्रेणी। ऐसे और दुर्ग जैसे जूनागढ़ किला धानवन श्रेणी, नागौर किला धानवन श्रेणी का दुर्ग में, पटना किला धानवन श्रेणी का दुर्ग कहलाता है। क्लियर? फिर आता हमारा सैन्य दुर्ग। राजस्थान में ऐसा कोई दुर्ग नहीं है जो सैन्य श्रेणी का है, लेकिन किसको कहते हैं? कि वह दुर्ग जो वीर सैनिकों द्वारा सुरक्षित रहा हो। हमारे शुक्र नीति के अनुसार जो कहा गया, उस सैन्य दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ माना गया। वेरी इंपोर्टेंट, इस पॉइंट को पूछा जा सकता है कि राजस्थान के अंतर्गत नहीं मानकर शुक्र नीति के अनुसार जो 9 दुर्ग बताए, उसमें से कौन सा दुर्ग सर्वश्रेष्ठ कहलाता है? कौन सा है? सैन्य दुर्ग। अगर हम बात करें सैन्य दुर्ग की उदाहरण के तौर पर, तो चित्तौड़गढ़ हमारा सैन्य दुर्ग की श्रेणी में आता है। किसने सुरक्षित किया? गोरा बादल ने। किसने सुरक्षित किया? बाघ सिंह ने। किसने सुरक्षित किया? जयमल फत्ता और टल्ला राठौड़ थे, सैनिक थे, उन्होंने सुरक्षित किया। तो सैन्य श्रेणी का राजस्थान के तो चित्तौड़गढ़। वैसे चित्तौड़गढ़ राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला है,
चित्तौड़गढ़ राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला है जिसको दानव श्रेणी के अलावा सभी श्रेणियों में रखा जा सकता है। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। आपको पता है चित्तौड़गढ़ जो किला है वह राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो 9 दुर्गों की श्रेणी में से ओनली फॉर दानव श्रेणी में नहीं रखकर 8 श्रेणियों में उसको रखा जा सकता है। क्लियर। फिर बात करते हैं एरण दुर्ग। वह दुर्ग जो कंटीली झाड़ियों पत्थरों से युक्त हो, जहां जाने का रास्ता बहुत ही दुर्गम हो, बहुत दुर्गम कठिनाई वाला रास्ता हो, कंटीली झाड़ियों से घिरा हुआ, पत्थरों से युक्त हो, ऐसा किला रणथंभौरगढ़ सवाई माधोपुर, रणथंभौरगढ़ सवाई माधोपुर, जिसको हमीर देव चौहान का आन बान का प्रतीक कहा गया है। ठीक है, ये वो हमारा एरण श्रेणी का। फिर आता है पारीख। क्या आ रहा है? पारीख। ख आया तो ख से समझना वह दुर्ग जो भले जमीन पे बना हो या किसी पहाड़ी पे बना हो, लेकिन उसके पिछवाड़े में खाई हो, वह दुर्ग जिसके चारों तरफ क्या हो? खाई हो, खाई से घिरा हुआ हो, ऐसा दुर्ग हमारा पारीख दुर्ग राजस्थान का दुर्ग कहलाता है। 8 फिरंगी 9 गोरा, लड़े जाटरा 2 छोरा। कहा? लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर, जिसके पीछे की साइड में क्या है? खाई है। बाकी जो लोहागढ़ दुर्ग है छोटी सी कच्ची गढ़ी पर बना हुआ है, छोटी सी कच्ची गढ़ी पर बना है, जिसके चारों तरफ खाई है, जाने का केवल एक रास्ता, बाकी चारों तरफ क्या है? खाई। पारी ख, ख में ख, खाई में ख, अपने आप समझ में आएगा पारीख दुर्ग। समझ में आया बेटा? नेक्स्ट अब आता है पारीध। पारीध का मतलब होता है वह दुर्ग जो चारों ओर से ईंट पत्थर और मिट्टी की मजबूत दीवार से सुरक्षित हो। मजबूत दीवार, दीवार को तोड़ा नहीं जा सके, भेदा नहीं जा सके, ऐसा दुर्ग पारीध दुर्ग। अब राजस्थान में जहां जहां पर दीवारें हैं वो सब हमारे पारी दुर्ग, जैसे चित्तौड़गढ़, जैसे कुंभलगढ़, जैसे सोनारगढ़, जिसके चारों तरफ क्या हो? दीवार ही दीवार, वो क्या कहलाता है? पारीध दुर्ग कहलाता है। समझ में आ रहा है? फिर आता है सहाय दुर्ग। कौन सा था? सहाय। वह दुर्ग जो बंधु बांधव के लिए अनुकूल दशाओं वाला रहा हो, लेकिन राजस्थान में सहायक श्रेणी का कोई दुर्ग नहीं है। तो ये थी हमारी शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों की श्रेणियां। अब जो मैं बोला हूं वो आपके सामने फिर से आया है, समझिएगा। पहला दुर्ग कौन सा है? ओदक दुर्ग। वह दुर्ग जो जल की विशाल राशि से घिरा हुआ, जिसके चारों तरफ क्या हो? जल की विशाल राशि हो। क्या कहला रहा है? गागरोन किला, झालावाड़ कहलाया। सेकंड है वन दुर्ग। वह दुर्ग जो हरे भरे जंगल से सुरक्षित रहा हो, तो कौन सा? सिवाना किला, जो अब हम कह देंगे इसको बालोतरा। क्या कह देंगे? बालोतरा। ठीक है। फिर आता गिरि दुर्ग। वह दुर्ग जो ऊंची पहाड़ी पर बना हो किंतु पेयजल की पर्याप्त सुविधा हो, जैसे मेहरानगढ़। इस मेहरानगढ़ की उदाहरण लेते हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग पहले राव जोधा ने बनाने के लिए तैयार किया था मसूरिया पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? मसूरिया पहाड़ी। लेकिन मसूरिया पहाड़ी पर पर्याप्त पानी की व्यवस्था नहीं थी, तो जोधा जी ने मसूरिया पहाड़ी पर न बनाकर इस दुर्ग को चिड़िया टूक पहाड़ी पर बनाया। वह दुर्ग जो ऊंची पहाड़ी पर बना हो, लेकिन क्या हो खास? पानी की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए बंधु बांधव के लिए, जो जनता रहती है उनके लिए। वह दुर्ग हमारे गिरि दुर्ग, जैसे सैंपल में मेहरानगढ़, जोधपुर। क्लियर। फिर आता है धानमन दुर्ग। वह दुर्ग जो ऊंचे ऊंचे रेत के टिल्लों से घिरा हो। सोनागढ़ किला, बहुत फेमस राजस्थान का सोनागढ़ किला। स्वर्णगिरी गलियों का दुर्ग, राजस्थान का अंडमान रेगिस्तान का गुलाब, सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग हमारा सोनागढ़ किला, जैसे में जहां 2.5 साके हुए हैं। कितने साके? 2.5 साके वाला वह दुर्ग हमारा धानमन सैनिक का दुर्ग किला। यहां तक समझ में आया आप लोगों को? फिर बात करते हैं सैन्य दुर्ग। वह दुर्ग जो वीर सैनिकों द्वारा सुरक्षित रहा कुछ समय के लिए, तो वो हमारा कहलाता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जो सैन्य दुर्ग। इस दुर्ग को हमारे शुक्र नीति के अनुसार क्या माना गया है? सर्वश्रेष्ठ श्रेणी का माना। क्या माना गया? सर्वश्रेष्ठ श्रेणी का दुर्ग माना जाता। किस दुर्ग को मानते हैं? सैन्य दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ श्रेणी का दुर्ग मानते हैं। समझना ये बात? यहाँ फिर बात करते हैं एरण दुर्ग। वह दुर्ग जो कंटीली झाड़ियों पत्थरों से युक्त हो, जाने का रास्ता दुर्गम हो। दुर्गम मतलब कठिन रास्ता हो, एकदम एकाएक नहीं जा। प्रेम रतन धन पायो मूवी देखी? अधिकांश शूटिंग एरण दुर्ग रणथंभौर की है, जिसमें वो नकली प्रेम को कार में बिठाकर ले जाया जाता, अमृत खिलाकर।
और फिर उसमें एक आता है रॉयल फोर्ट नाम का एक दरवाजा आता है, रॉयल फोर्ट लिखा हुआ। वो शूटिंग जो है वो पूरी शूटिंग एरनदुर्ग रणथंभौर की है। समझ में आया? वो कुछ शूटिंग आपको मिलेगी कुंभलगढ़ की और कुछ शूटिंग मिलेगी हमारे उदयपुर में गुलाब बाग, उसके बाहर की एक होटल है, उसका सीन दिखाया जाएगा। अभी प्रेम रतन धन भाई मूवी दिखाऊंगा आपको, उसमें आपको सारी चीज मिलेगी। ठीक है, चलिए। हाँ, फिर आते ये अभी ये दुर्ग और कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। सहाय दुर्ग, वह दुर्ग जो बंधु बांधव के लिए अनुकूल दशा वाला रहा हो, लेकिन राजस्थान में ऐसा कोई दुर्ग नहीं है। ठीक है। पारिक दुर्ग, वह दुर्ग जो चारों ओर से गहरी खाई से घिरा हो, जैसे लोहागढ़ भरतपुर, ऐसा दुर्ग हमारा पारिक दुर्ग की श्रेणी में आता है। पारिध, वह दुर्ग जो मिट्टी ईंट पत्थर से बनी मजबूत दीवार से सुरक्षित हो, ऐसा हमारा कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ की जो दीवार है वो हमारी दीवार क्या कहलाती है? दीवार की अगर हम लंबाई की बात करें तो यह हमारी दीवार की लंबाई है 36 किलोमीटर। अगर अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में चला जाए, अगर अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में चला जाए तो वो झुक कर देखे पृथ्वी पर, तो उसको केवल चीन की दीवार दिखाई देती। क्या दिखाई देती? चीन की दीवार ही दिखाई देती। लेकिन अगर विश्व में चीन की दीवार के बाद अगर कोई लंबी दीवार है तो कुंभलगढ़ की दीवार है। चीन की दीवार 2200 मील है। कितने? 2200 2200 मील, इतनी लंबी है, जो 200 साल लगे उस दीवार को बनने में। लेकिन उसके बाद अगर जमीन पर कोई लंबी दीवार है वो चीन की दीवार है। यदि चीन के उसके बाद हमारे कुंभलगढ़ की दीवार है। चीन की दीवार और कुंभल की दीवार अगर यूं पास में होती तो आदि चीन की दीवार पर राजस्थानी महिलाओं का राज हो जाता। पूछो कैसे? ऐसे कि महिला गोबर थेप थेप कर चीन की दीवार पर राज कर ही लेती है ना। तो गोबर फेंकते यूं करके दीवार पर चेटाया, एक बार गोबर चेट गया, बस अब तो हम सूख कर ही नीचे उतरेंगे, है ना। गोबर जो फेंके जाते हैं। अब मजा आया। 22 मिनट हो गए, बच्चे हंस नहीं पड़े। आओ आगे बात करते हैं। वास्तव में ये है, एक अंग्रेज राजस्थान आया, भारत में भी राजस्थान आया। वो राजस्थान किसी गांव में पहुंचा, आधे घंटे तक उस गोबर जो चिपके हुए दीवार पे थे उसको देख कर देखता रहा। फिर एक व्यक्ति ने पूछ लिया, भाई साहब देख क्या रहे हो? कि मैं देख रहा हूं गाय दीवार पे चढ़ी कैसे होगी और किया कैसे होगा। समझ में आ गया? छोटी सी मजाक थी आपको हंसाने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आता हमारा अंतिम श्रेणी जो शुक्र नीति का नहीं है, वह है हमारा स्थल दुर्ग और भूमि दुर्ग। आ जाएगा, आ जाएगा बेटा, आएगा। बहुत सारी बातें आने वाली है। तो स्थल दुर्ग स्थल दुर्ग और भूमि दुर्ग कैसे? वह दुर्ग जो समतल जमीन पर ही बना हो, कहीं ऊंची पहाड़ी पर नहीं हो, कहीं पानी में नहीं हो, कहीं रेत में नहीं हो, सिर्फ जमीन पर बना हो, वो सीधी सीधी दुर्ग तक पहुंचा जा सके। वो है हमारा अकबर का किला अजमेर, जो अभी अकबर ने बनाया है 16वीं सदी में। ये हमारा स्थल दुर्ग की श्रेणी में। अब मैं जितना बोला हूं उतना आपको लिखाऊंगा, लिखिएगा, हेडिंग डालेगा। हाँ, प्रेम रतन की मूवी दिखा रहा हूं, एक बार आप लड़े। क्या करना है दिखा ना। उसमें एक गाना है, प्रेम रतन धन पायो रे पायो रे पायो रे, प्रेम रतन धन पायो कर दे, मैं दिखाऊंगा। आओ, हेडिंग डालेगा दुर्ग। सबसे पहले लिखेगा स्थापत्य कला, ऐसा लिख। ऑनलाइन विद्यार्थी आप भी लिखेगा स्थापत्य कला, स्थापत्य कला। हेडिंग डालेगा स्थापत्य कला और डैश करके लिखेगा उसके अंदर। धीरे धीरे बोलूंगा, निश्चिंत रहे, है ना। नहीं, हाँ बेक कर देता हूं। स्थापत्य कला, स्थापत्य कला में सबसे पहले जो हम बात करेंगे, लिखेगा दुर्ग क्वेश्चन किले। दुर्ग क्वेश्चन है किले। क्या क्या बातें हम स्थापत्य कला में कर सकते हैं? दुर्ग ओब्लिक किले, महल, मंदिर, मस्जिद, बावड़िया, हवेलिया, छतरिया। ये लाइन लिख लीजिएगा आप लोग। दो घंटे क्लास है आज मेरी, है ना, पता है कि नहीं आपको? हाँ, आज ज्योग्राफी की क्लास नहीं है।
अब पूछना मत सर कहां चले गए, मेरे को नहीं पता है। हाँ जी, नहीं नहीं बैठू नहीं। हाँ जी, हाँ उतारना है लिखा। अब लिखेगा राज्य में दुर्गों के सबूत, ऐसा लिख लीजिएगा, शॉर्ट में लिखेगा राज्य में दुर्गों के सबूत, राज्य में दुर्गों के सबूत मिले, राज्य में दुर्गों के सबूत मिले। 10 का लिखेगा कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़, राज्य में दुर्गों के सबूत मिले। 10 का लिखेगा कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़। क्या कह रहे हो? क्या हो गया ये ऐसा? सचिन नहीं आया आज? राज्य में दुर्गों के सबूत मिले। 10 का क्या आपने लिखा? कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ लिखा बेटा। नेक्स्ट लिखेगा मेवाड़ इतिहासकार, अगला तीसरा पॉइंट, मेवाड़ इतिहासकार श्यामल दास द्वारा रचित, मेवाड़ इतिहासकार श्यामल दास द्वारा रचित, श्यामल दास द्वारा रचित वीर विनोद में, श्यामल दास द्वारा रचित वीर विनोद में लिखा गया है कि, वीर विनोद में लिखा गया है कि मेवाड़ रियासत में, लिखा गया है कि मेवाड़ रियासत में 84 दुर्ग, 84 84 दुर्ग में से, 84 दुर्ग में से 32 दुर्ग का निर्माण, 32 दुर्ग का निर्माण एवं जीर्णोद्वार, जीर्णोद्वार का मतलब होता है मरम्मत, निर्माण एवं जीर्णोद्वार कुंभा ने करवाया, कुंभा ने करवाया, कुंभा ने करवाया। अतः कुंभा को, अतः कुंभा को स्थापत्य कला का जनक माना गया है, अतः कुंभा को स्थापत्य कला का जनक माना गया है, स्थापत्य कला का जनक माना गया है। हमने 2 बार इस बात को लिख दिया है, श्यामल दास ने भी यह बात लिखी है और यहां और लिख रहे हैं। एग्जाम में गलती से आ जाएगा, पहले आ चुका है, बहुत सरल हो गया है, हर विद्यार्थी के कंठ में बैठ गया है, लेकिन फिर भी दिमाग में रखना है। अगला पॉइंट लिखेगा देश में सर्वाधिक दुर्ग, अगला पॉइंट लिखेगा देश में सर्वाधिक दुर्ग, अगला पॉइंट लिखना है देश में सर्वाधिक दुर्ग क्रमशः, क्रमशः, क्रमशः समझते हो, क्रमबद्धता से, देश में सर्वाधिक दुर्ग क्रमशः महाराष्ट्र, क्रमशः महाराष्ट्र कौमा मध्य प्रदेश, देश में सर्वाधिक दुर्ग क्रमशः महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान में मिलते हैं, राजस्थान में मिलते हैं। क्रमशः नंबर 1 स्थान पर महाराष्ट्र, नंबर 2 स्थान पर मध्य प्रदेश और नंबर 3 स्थान पर राजस्थान में मिलते हैं। ये क्रम बताए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की, देश में सर्वाधिक दुर्ग की बात करें। समझ में आया? सारे साथियों को समझ आया यहां तक? नेक्स्ट लिखेगा राज्य में सर्वाधिक दुर्ग, अगला पॉइंट, बहुत धीमे गति से चल रहा हूं, आराम से लिखेगा, है ना। राज्य में सर्वाधिक दुर्ग जयपुर में अवस्थित है, जयपुर में, राज्य में सर्वाधिक दुर्ग जयपुर में अवस्थित है, हिले नहीं है, वही है, अवस्थित है, वही है, कहीं जाएंगे नहीं, है ना। राज्य में अगर सर्वाधिक दुर्ग कहां है तो जयपुर जिले में, याद रहेगा। देश स्तर पर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और राजस्थान स्तर पर जयपुर में स्थित है, क्लियर। और राजस्थान राजपूताना क्षेत्र में किस शासक को हमने स्थापत्य कला जनक कहा है तो कुंभा को। वैसे देखा जाए जो जितना ऊंचा आदमी होता है उस ऊंचे आदमी को जनता बहुत अच्छे नाम से बोलती है, अच्छा बोलती है। वो जो जितना नीचा होता है, नीचा आदमी होता है, उसके सामने नाम के आगे जी लगाया जाता है। जैसे मेरा नाम क्या है
मेवाड़ा जी, हिम्मत जी, है ना, कितना नीच आदमी हूं, मेरा नाम आपने जी लगा, वो महाना कुंभा। वहां कुंभा को कुंभा जी किसने नहीं बोला, न किसी इतिहासकार ने बोला लिखा है, न कोई पढ़ाने वाले ने लिखाया है, न विद्यार्थी बोलता है, कुंभा कहते हैं। इतना ऊंचा था, वैसे भी ऊंचा था वो। ये मेवाड़ी आदमी 5.5 में खड़ा है, वो मेवाड़ी आदमी 8.5 में खड़ा होता था, बैठता था तब वो 5.5 में होता था, और मैं बैठता हूं तो 2.5 में समेट जाता हूं। फर्क है ना, खान पान का फर्क है। हाँ, धीरे धीरे खान पान का। अभी मैं कुंभलगढ़ ले चलूंगा, महाना कुंभा का वॉशरूम दिखाऊंगा। महाना कुंभा का वॉशरूम, महाना कुंभा जब बैठते थे तब किस प्रकार से बैठते, सारी चीजें आपको देखने के लायक मिलेगी। आओ उससे पहले दुर्ग के निर्माण के कारण की बात करें। लिखिएगा दुर्ग निर्माण के कारण, अगला हेडिंग क्या लिखा, दुर्ग निर्माण के कारण। दुर्ग निर्माण के कारण, दुर्ग निर्माण के कारण क्या क्या कारण है। नंबर 1, दुर्ग निर्माण के कारण। नंबर 1, राजा द्वारा अपने राज्य के विस्तार हेतु, राजा द्वारा अपने राज्य के विस्तार हेतु, राजा द्वारा अपने राज्य के विस्तार हेतु, राजा द्वारा अपने राज्य के विस्तार हेतु। पहला कारण यह था। जैसे अभी हमारा हिंदुस्तान का राजा कौन है, देखो जितना ऊंचा आदमी उसको आप मोदी मोदी कह रहे हो, माननीय लगाते हैं हम, माननीय नरेंद्र दामोदरदास मोदी, पर लेकिन मैं पूछ रहा ऊंचा आदमी मोदी मोदी, मोदी जैसे आपके साथ 7वीं में आपके साथ पढ़ा हो। मोदी हिंदुस्तान का राजा आज की तारीख में, उसने लगभग हिंदुस्तान में 15-16 राज्यों में बीजेपी की सरकार बना रखी, तो उसका राज्य विस्तार यूं फैला हुआ है। समझ में आया। बस उसी प्रकार से राजा अपने राज्य विस्तार के लिए, राजा का राज्य यहाँ है, राजधानी यहाँ है, लेकिन कोसों दूर गया और राजा ने यहां पर भी एक दुर्ग बना दिया, तो राजा का राज्य विस्तार हो गया कि मेरा तो वहां तक विस्तार है, उसके लिए दुर्गों का निर्माण होता था। ठीक है। सेकंड क्या, प्राकृतिक आपदा जैसे, प्राकृतिक आपदा जैसे, हाँ सेकंड पॉइंट है, प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, 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 जे बाढ़ से, बाढ़ से जन कौमा धन कौमा पशु की रक्षा हेतु, जन धन और पशु की रक्षा हेतु। आपने मोहनजोदड़ो मूवी देखी, मोहनजोदड़ो, किसकी मूवी मोहनजोदड़ो, ऋतिक रोशन की। अब जो हमारे सिलेबस में नहीं है वो कंठ में याद है। मैंने कहा मोहनजोदड़ो देखी, हाँ देखी साहब, ऋतिक रोशन है, इतना याद है। अभी उसमें 2-4 बातें और करूंगा तो सब याद है आपको, सब याद है। लेकिन अगर इससे पहले कल हम पूछ लें, कल जो साहित्य में पूछ लिया जाए कि कवि श्यामल दास की जीवनी किसने लिखी, केसरी सिंह बार्ड ने लिखी। 4-5 जने बोले, बाकी सब सुन रहे हैं कि लिखित किसने, मैंने नहीं लिखी, मेवाड़ा ने लिखी होगी, है ना। तो जो चीज सिलेबस में होती है वो कम याद होती है, और जो सिलेबस नहीं होती वो रट्टा इस कंठ में होती है। तो मोहनजोदड़ो मूवी में लास्ट में जब सिंधु नदी फूट के बाहर निकलती है तो जनता को, जन को और पशु को और हमारे धन को कहां, एक ऊंचे टीले पर ले जाया जाता है। लास्ट सीन मूवी का सेम आपको यही मिल रहा है, प्राकृतिक आपदा। फिर लिखिएगा तीसरा कारण है युद्ध विजय के उपरांत, युद्ध विजय के उपरांत लूटे गए माल को सुरक्षित करने हेतु। जो माल आपने लूटा है, हाँ उस माल को सुरक्षित करने हेतु। लिखेगा युद्ध विजय के उपरांत लूटे गए माल को सुरक्षित करने हेतु। अर्थ का अनर्थ मत निकालना कुछ भी, आपकी हंसी से मैं समझ जाता हूं, है ना। तो आप अर्थ का अनर्थ ना, हर कुछ ना सोचे, अच्छा नहीं लगता है क्लास में। युद्ध विजय के उपरांत लूटे गए माल को सुरक्षित करने हेतु। और तीसरा कारण है बाहरी आक्रमण से जन धन की रक्षा हेतु। बाहरी आक्रमण से जन कौमा धन की रक्षा हेतु। बाहरी आक्रमण से जन एवं धन की रक्षा हेतु।
ये पिला। आज में से निर्जला एकादशी है। आप में से किसने किया ये उपवास? वेरी गुड। एक दो जनों ने किया। मैंने भी किया, लेकिन अब तो मैंने जल पीने लगा हूं। मैंने जब कक्षा 5वीं पास करी थी, जब भी मैंने कक्षा 5वीं पास करी, तब से लगाकर शादी तक मैंने बिना जल और अन्न का उपवास किया है। आज ही के दिन बिना जल और अन्न का, पानी नहीं पीता था, न कुछ खाता, कुछ नहीं। कक्षा 5वीं से लगाकर शादी होने तक। शादी हो गई, उसके बाद इस उपवास को कैंसिल किया और फिर करवा चौथ करने लगा हूं बिना जल और अन्न का व्रत। मेरी पत्नी मेरे लंबी उम्र की कामना करती है, तो मेरी पत्नी की लंबी उम्र की कामना कौन करेगा? मेवाड़ा करेगा। तो उस दिन करवा चौथ के दिन कहीं नहीं जाता हूं, न ऑफिस जाता हूं, न पढ़ाने जाता हूं, दिन भर निर्मला के पीछे पीछे बिना जल और अन्न का करना चाहिए, अच्छा रहता है। आओ बात करेंगे कौटिल्य के आधार पर दुर्गों की श्रेणियां। लिखेगा अगला पॉइंट, कौटिल्य के आधार पर दुर्गों की श्रेणियां। छोटा छोटी बातें करते जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। कौटिल्य जो हमारे चाणक्य हैं, कौटिल्य के आधार पर दुर्गों की श्रेणियां। एक लाइन में मत लिखना, 4 लाइन में लिखना, याद हो जाएगा, है ना। कौटिल्य के आधार पर दुर्गों की श्रेणियां। नंबर 1, ओदक, क्वेश्चन लिखो जल दुर्ग। ओदक, क्वेश्चन लिखो जल दुर्ग। कौटिल्य ने जल दुर्ग को शब्द दिया है ओदक, याद रखना, है ना। ओदक क्वेश्चन है जल दुर्ग। सेकंड है वन दुर्ग। कौटिल्य के आधार पर दुर्गों की 4 श्रेणियां है। पहला है ओदक दुर्ग, जिसको जल दुर्ग कह रहे हैं। दूसरा वन दुर्ग। तीसरा गिरि दुर्ग, जय हो। और चौथा है दानवन दुर्ग। दानवन दुर्ग। अच्छा, काफी सारे विद्यार्थियों ने भी, ऑनलाइन विद्यार्थियों ने भी व्रत किया है, अच्छी बात है। करना चाहिए उपवास। कहते हैं कि कुंवारा लड़का और कुंवारी लड़की इस उपवास को करती है या करता है तो लड़के को तो राधा जैसी मिलती है और लड़की को कृष्ण भगवान जैसे लड़के मिलेंगे, ऐसा कहते हैं। और जिसकी शादी हो गई है वो कह रहे हैं हमारी तो शादी हो गई, अब हम क्या करें। अगर शादीशुदा भी इस उपवास को करते हैं तो आदमी जो है, जीजू जो होंगे वो कृष्णा क्रम में, और दीदी भाभी जो होगी वो राधा क्रम में कन्वर्ट हो जाएगी। करके देखिएगा, अच्छा लगेगा। हाँ, तेज बोलो। नहीं आता चक्कर, कैसे आता है? नहीं आएगा, एक बार करके तो देखना था चक्कर में। तो हमारे जैन जन्म के जो लोग 1-1 महीने तक पानी नहीं पीते हैं। मुस्लिम धर्म के लोग रमजान के महीने में पानी नहीं पीते हैं, सुबह सुबह खा लेते हैं, 4 बजे उठ के खा लो। अच्छा, हमारे राजस्थान की महिला क्या करती है, जैसे व्रत है, व्रत जो भी चालू होता है सुबह 6 बजे के आसपास सवेरा होता है, सूर्योदय होगा उससे पहले, और सूर्योदय से पहले दूसरा पहले वाला दिन लगता है। तो महिला क्या करती है, 4 बजे उठेगी, जो अभी हमारे यादव दीदी ने कह दिया, सुबह 4 बजे उठेगी, खा पी के सो जाएगी, और फिर सूर्योदय होगा, फिर आज हमारे व्रत है, फिर क्या मतलब है ऐसे है बेटा। हाँ। चलिए अब बात करते हैं शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों की श्रेणियां। लिखेगा शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों की श्रेणियां। ओहो, लिखेगा शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों की श्रेणियां। शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों की श्रेणियां। कितनी श्रेणियां? सामने लिख ले 9 श्रेणी। 9 श्रेणियां हैं। एक साथ नाम लिख रहे हैं क्योंकि सबकी में विस्तारित जानकारी अगले स्लाइड पर हम दे रहे हैं। तो एक बार नाम लिख लेगा, जल दुर्ग। अब इसमें ओदक मत लिखना क्योंकि ओदक कौटिल्य ने कहा है, शुक्र नीति ने नहीं कहा, है ना। जल दुर्ग। सेकंड वन दुर्ग, वन। तीसरा गिरि दुर्ग, गिरि। चौथा दानवन दुर्ग, दानवन दुर्ग।
धानमन दुर्ग। पांचवा सैन्य दुर्ग, सैन्य दुर्ग, सैन्य दुर्ग, सैन्य दुर्ग। और छठा एरण दुर्ग, एरण, एरण दुर्ग। छठा है एरण दुर्ग, एरण, अण, अण, हाँ अण। और सातवां है पारीख, पारीख दुर्ग, पारीख, सातवां है पारीख। आठवां है पारिध, धनुष वाला ध, पारिध। आजकल एग्जाम में इन श्रेणियों को भी पूछने लग गए हैं, पारीख और पारिध। और नरवा है सहाय दुर्ग, सहाय दुर्ग। ये हो गए आपके 9 दुर्ग, 9 दुर्ग हो गए। अब लिखना है नोट, नोट लिखना है। नोट को याद रखना, आपके पर्स बटुए में पड़े हुए नोट और आपकी कॉपी में लिखे हुए नोट वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। नोट लिखिएगा, शुक्र नीति के अनुसार या शुक्र नीति आधारित सैन्य दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माना गया है। शुक्र नीति आधारित सैन्य दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माना गया है, यह लिखना है। जीजी लिख दिया, जीजी होशियार हो गई है। शुक्र नीति आधारित सैन्य दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माना गया है, याद रखना, एग्जाम में आने की संभावना रख सकता है। अब वैसे हमारे एक ऑनलाइन विद्यार्थी ने कमेंट्स किया है कि जिसके भाग्य में जो लिखा है वही मिलके रहेगा, और अगर हम ऐसे ही सोच लेंगे तो हम बैठे रह जाएंगे। फिर तो कृषि परीक्षा भी भाग्य में लिखी होगी तो पास हो जाएंगे, फिर याद करने की भी जरूरत नहीं है, है ना। तो ऐसा नहीं है, भाग्य में तो लिखा है लेकिन उसको भी पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जैसे जंगल का राजा कौन है? शेर। शेर अगर यूं दहाड़े, यूं करे, उससे ये तो कुछ नहीं है। शेर दहाड़े तो जंगल के सारे जानवर डर जाए, और जिसके माथे पे पंजा रख दे वो जानवर मर जाए। लेकिन अगर शेर जंगल का राजा है और बेटा बेटा दहाड़े तो क्या हिरण आके कह सकती है, ए राजा, ए शेर, ले थोड़ा खा ले, मेरे को खा ले? कर सकती है सर? नहीं कर सकती। उसके लिए भी शेर को पता है कि मैं जंगल का राजा हूं, मैं हर जानवर को खा सकता हूं, लेकिन फिर भी शेर को कर्म करना पड़ेगा। वो कर्म करने के लिए शेर को 3 कदम पीछे चलना है, और फिर हिरण को दौड़ाना है। वो पीछे से आगे आगे की हिरण दौड़ेगी, वो पीछे से शेर दौड़ेगा और बढ़िया दौड़ाएगा, और उसके बाद झपटा मारेगा। यह है, तो कर्म करना है। बात समझिएगा मेरी बात। हिरण शेर से, बाघ से, पैंथर से, किसी भी जानवर से बहुत फास्ट दौड़ती है, लगभग 90 किलोमीटर प्रति घंटा मेरे ध्यान में, जब तक, फिर ज्यादा हुए तो कोई बात नहीं। हिरण बहुत ज्यादा, लेकिन हिरण फिर भी पकड़ी जाती। कारण क्या? हिरण में आत्मविश्वास नहीं होता। हिरण जब दौड़ती यूं यूं दौड़ती है और बार बार पीछे देखती, आयात नहीं, आयात नहीं। लेकिन शेर जो पीछे जो जानवर है, जो वास्तव में उसका पीछा करने वाला, वो पीछे नहीं देखता, उसका एक ही मकसद, लक्ष्य है, बस वो जानवर को खाना है। वो दौड़ता रहता, दौड़ता, ओ यक, मार दिया। बस यही चीज आपको समझे। अब आपको हिरण बनना है या वो मांसाहारी जानवर बनना है, वो आपके हाथ में है। शेर बनना है ना, तो आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा और भाग्य पर निर्भर नहीं रहना। आओ आगे बात करते हैं। अब दुर्गों की श्रेणियों का विस्तारित रूप ले लेते हैं। सबसे पहले लिखेगा ओदक क्वेश्चन का जल दुर्ग, लिखेगा नंबर 1 ओदक क्वेश्चन है जल दुर्ग। ओदक क्वेश्चन में जल दुर्ग, जल दुर्ग, जल दुर्ग क्या है? वह दुर्ग जो जल की विशाल राशि से घिरा हुआ हो। वह दुर्ग जो जल की विशाल राशि से घिरा हुआ हो। वह दुर्ग जो जल की विशाल राशि से घिरा, विशाल राशि मतलब जिसके चारों तरफ पानी ही पानी हो, बड़े भैया, ऐसा दुर्ग है ना। वह दुर्ग जो जल की विशाल राशि से घिरा हुआ हो। सैंपल
जैसे गागरोन किल्ला झालावाड़, जैसे गागरोन किल्ला झालावाड़। जैसे गागरोन किल्ला झालावाड़, गागरोन किल्ला झालावाड़। समझ में आया? जिसके चारों तरफ क्या है? जान पानी ही पानी हो, पानी रे पानी है, वो हमारा कोदक दुर्ग किला। सेकंड आता है वन दुर्ग। आराम से लिखे, जल्दबाजी ना करें। वन दुर्ग, वन दुर्ग, हाँ मैं नहीं करूंगा। वन दुर्ग, वह दुर्ग जो घने हरे भरे, वह दुर्ग जो घने हरे भरे जंगल से सुरक्षित हो, वह दुर्ग जो घने हरे भरे जंगल से सुरक्षित हो, जंगल से सुरक्षित हो। जैसे सीवाना किला बालोतरा, सुकड़ी नदी के किनारे मिलेगा आपको ये सीवाना किला बालोतरा। वर्तमान बालोतरा में, पहले बाड़मेर था। सीवाना किला बालोतरा। अब मैं यूं मत कहना, हम तो बालोतरा में रहते, हमने तो सड़क के किनारे देखा है उस दुर्ग को, कहां जंगल है, ऐसा नहीं है। उस जमाने में, हम दुर्गों के जमाने की बात कर रहे हैं, आज की बात नहीं। आज तो कॉम्प्लेक्स है। आज दुर्ग की जगह क्या बनते हैं? कॉम्प्लेक्स बनने लगे। 10-10 माला, 20-20 माला, 25-25 माला, 100-100 माला कॉम्प्लेक्स बन गए, जिसमें गांवों के गांव रहते हैं, बहुत लोग रहते हैं ना। कॉम्प्लेक्स सुविधा, लोग आजकल व्याख्यानुष होने लग गए हैं, छोटी विचारधारा के, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में रहने वाला छोटी विचारधारा का, हम और अपने अंदर बीबी बच्चे और लोग लगाए अंदर हो गए, बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं। लेकिन गांव की व्यवस्था कुछ अलग होती है। हाँ, गांव का तो अगर इस गली का कुत्ता इस गली में आ जाए तो हम पहचान जाए ये कुत्ता उस गली का है, और कुत्ता ही नहीं आने दे, वो करके उसको भगा दे। आओ, गिरी श्रेणी लिखेगा, गिरी दुर्ग, वह दुर्ग जो ऊंची पहाड़ी पर बना हो। गिरी दुर्ग, वह दुर्ग जो ऊंची पहाड़ी पर बना हो, वह दुर्ग जो ऊंची पहाड़ी पर बना हो, ऊंची पहाड़ी पर बना हो, किंतु पेयजल की पर्याप्त सुविधा हो, किंतु पेयजल की पर्याप्त सुविधा हो, किंतु पेयजल की पर्याप्त सुविधा हो, पेयजल की पर्याप्त सुविधा हो। वह दुर्ग जो ऊंची पहाड़ी पर बना हो, किंतु क्या हो? पानी की, पेयजल मतलब पीने का पानी, पेयजल की पर्याप्त सुविधा हो। जैसे मेहरानगढ़ जोधपुर, जैसे मेहरानगढ़ जोधपुर, मेहरानगढ़ जोधपुर, मेहरानगढ़ जोधपुर, जिसको गढ़ चिंतामणि, सूर्यगढ़, मयूर ध्वजगढ़ और जोधपुर का किला नाम से हम जिनको जानते हैं, है ना। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर। चलेंगे हम मेहरानगढ़, बात करेंगे उस समय भी। फिर आता है हमारा दानवन दुर्ग, दानवन श्रेणी, दानवन श्रेणी। जितना बोला हूं फिर से बोलूंगा और आपको समझा के आपके कंठ में लाने का प्रयास करूंगा। लिखेगा, दानवन दुर्ग, वह दुर्ग जो ऊंचे ऊंचे, वह दुर्ग जो ऊंचे ऊंचे रेत के टिल्लों से घिरा हो, वह दुर्ग जो ऊंचे ऊंचे रेत के टिल्लों से घिरा हो, चारों तरफ रेत ही रेत है, टिल्ले हो और दुर्ग बना हुआ हो, वह दुर्ग जो रेत के ऊंचे ऊंचे टिल्लों से घिरा हुआ हो। अब इसके बारे में हमारे इतिहासकार अबुल फजल ने कह दिया, क्या कहा कि इस दुर्ग तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को पत्थर की टांगे चाहिए, अगर पत्थर की टांगे नहीं होगी तो व्यक्ति वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन अब व्यवस्था ऐसे नहीं है, अब तो गाड़ी चाहिए जो सीधा दुर्ग के बाहर उतारे, है ना। तो उस जमाने में सोनागढ़ किला बिल्कुल रेगिस्तान में हुआ करता था, लेकिन अब कम हो गया, लेकिन फिर भी रेगिस्तान थार का मरुस्थल जरूर है। तो वो हमारा सोनागढ़ किला, जिसमें जिसको सुवर्णगिरी कहते हैं, क्या बोलते हैं? सुवर्णगिरी, सोने जैसा, क्योंकि पीले पत्थर से बना है। किससे? पीले पत्थर से। और जब सूरज की किरणें उस दुर्ग पर गिरती है और पीले पत्थर जब चमकते हैं तो लगता है सोने जैसा बना है, इसलिए इसको स्वर्णगिरी के नाम से जानते हैं। फिर आ रहा हमारा सैन्य दुर्ग, लिखेगा सैन्य दुर्ग, सैन्य दुर्ग, सैन्य दुर्ग, वह दुर्ग जो
वीर सैनिकों द्वारा सुरक्षित रहा हो। वह दुर्ग जो वीर सैनिकों द्वारा सुरक्षित रहा हो, वीर सैनिकों ने उसको सुरक्षित किया हो। वह दुर्ग जो वीर सैनिकों द्वारा सुरक्षित रहा हो। वैसे राज्य में कोई है नहीं है, याद रखना, राज्य में ऐसा कोई दुर्ग नहीं है, लेकिन माने तो चित्तौड़गढ़ लिखेगा, माना की चित्तौड़गढ़, ऐसा करो, जैसे मत करना, माना की, है ना, माना की चित्तौड़गढ़। बाकी राजस्थान में सैन्य श्रेणी का और सहायक श्रेणी का कोई दुर्ग राजस्थान में नहीं है। माना की तो चित्तौड़गढ़ वीर सैनिकों द्वारा सुरक्षित रहा हो, क्योंकि चित्तौड़गढ़ जो भी 3 शाखे हुए, तीनों में सैनिकों ने सुरक्षित किया, लेकिन फिर भी दुर्गों पर आक्रमण हुआ और आक्रमणकारी ने उस दुर्ग को जीता है, इसलिए अपन इसको नहीं कह पा रहे हैं, है ना। जीता गया ना, तीनों बार जीत गया। पहला आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी 1303 ईस्वी, दूसरा आक्रमण 1535 बहादुर शाह गुजरात का आक्रमण किया, कर्मावती जो केसिया हुई, जौहर किया और खत्म। तीसरा हमारा कब, जयमल फत्ता महाराणा उदय सिंह जी उदयपुर आए, और किसने किया, अकबर जीता, और उसने रातों रात 30,000 लोगों का कत्लेआम करा दिया था, है ना। वो इस कारण से सैन्य दुर्ग राजस्थान में नहीं है, लेकिन अगर माना तो हमारा चित्तौड़गढ़ थोड़े समय के लिए, भले वीर सैनिकों ने उसको सुरक्षित किया है। आता है एरण दुर्ग, एरण दुर्ग, वह दुर्ग जो एरण दुर्ग, वह दुर्ग जो कंटीली झाड़ियों, झंडी वाला जो है ना, जहां वाला नहीं, कंटीली झाड़ियों कौमा पत्थरों से युक्त, कंटीली झाड़ियों कौमा पत्थरों से युक्त कौमा जाने का रास्ता दुर्गम हो, दुर्गम मार्ग वाला हो। जाने का रास्ता क्या है, दुर्गम मार्ग है। कंटीली झाड़ियों पत्थरों से युक्त, जाने का रास्ता दुर्गम हो, दुर्गम का मतलब कठिन रास्ता जाने का, जैसे रणथंभौरगढ़ सवाई माधोपुर, रणथंभौरगढ़ सवाई माधोपुर जो हमारा चित्तौड़ का छोटा भाई कहलाता है, रणथंभौरगढ़ सवाई माधोपुर। पानी लाना, पीना है, ले आओ, ले जाओ। यहां तक आप समझे, सब जने समझ में आया, यहां तक क्लियर आया। चलिए आगे बात करते हैं। अगली श्रेणी है सहाय श्रेणी, लिखेगा सहाय श्रेणी या सहाय दुर्ग। सहाय दुर्ग वह दुर्ग जो बंधु बांधव के लिए अनुकूल दशा वाला हो, लेकिन राजस्थान में ऐसा कोई दुर्ग नहीं है। सर 20 रुपए फोन पे कर दो। क्यों भाई, क्यों भाई 20 रुपए फोन पे क्यों कर दे, नंबर भी डाले हैं, ललित शर्मा। क्या चाहता है मेरे से, 20 क्या 2000 डालूं, पैसा खूब है अकाउंट में, पर डालू क्यों ये पता तो लगे। हाँ 20 से 200 रुपए दे दू, 200 रुपए दे दू। कॉपी 20 रुपए में नहीं आती राजा, पेन आ सकता है, कॉपी नहीं आती, पर 20 रुपए क्यों मांग रहा, अभी उसका मैसेज आए तो पता लगे। है हाँ कहीं बीड़ी तंबाकू कहीं तो नहीं खाना कैसे है। अच्छा नेट खत्म हो गया, हाँ ये सही पकड़े हैं, ये भी हो सकता है। तो सहाय दुर्ग, पर सहाय दुर्ग राज्य में कोई भी नहीं है। फिर है पारीख दुर्ग, पारीख तारीफ करूं मैं इसकी जिसने तुम्हें बनाया। आप मेरे को बहुत अच्छे लगे भैया, सच्ची। पारीख दुर्ग, पारीख दुर्ग क्या है, वह दुर्ग जो चारों ओर से गहरी खाई से घिरा हुआ हो, केवल एक रास्ता हो, बाकी चारों तरफ क्या है, गहरी खाई हो। रास्ता एक ही हो और चारों तरफ क्या है, गहरी खाई हो। वह दुर्ग जो चारों ओर से गहरी खाई से घिरा, खाई में ख और पारीख में ख, ख ख बराबर खा ई,
है ना। दीर्घ संधि में अ धन अ बराबर आ, तो ख धन अ, ख धन ख बराबर खा, हो गया आपके सामने दीर्घ संधि, खाई। ठीक है, कौन सा है? लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर, लोहागढ़ दुर्ग, पारिक श्रेणी का लोहागढ़ दुर्ग, पारिख बराबर चल रहे हैं, घबराए नहीं, है ना, पारिक श्रेणी का। पारिक श्रेणी का, ठीक है। फिर आता है पारिध, 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 ध में आता है वह दुर्ग जो मिट्टी, ईंट, पत्थर से बनी मजबूत दीवारों से सुरक्षित हो, चारों तरफ दीवार हो, दीवारों से सुरक्षित हो। कहीं कहीं तो 2 दीवारें हैं, कहीं कहीं लंबी लंबी दीवारें हैं। वह दुर्ग जो मिट्टी, ईंट, पत्थर से बनी मजबूत दीवारों से सुरक्षित हो, जैसे कुंभलगढ़ राजसमंद, जैसे कुंभलगढ़ राजसमंद, कुंभलगढ़ राजसमंद, जिसकी लंबाई है कुंभलगढ़ दुर्ग की 36 किलोमीटर। हाजी, हाँ, दीवार की, कुंभलगढ़ की दीवार ही उसी की लंबाई। भावना मेरी दीवार पर ही है, कुंभलगढ़ के लिए। ये देते हमारे शुक्र नीति के अनुसार 9 दुर्ग की श्रेणियां। अब अलग से जो है वो हमारा स्थल या भूमि दुर्ग, ऐसे दुर्ग भी आपको मिलेंगे। तो अगला दुर्ग है स्थल या भूमि दुर्ग, स्थल या भूमि, वह दुर्ग जो समतल जमीन पर बना हुआ हो, बिल्कुल नीचे, कहीं पहाड़ी पर नहीं, कहीं पानी के अंदर नहीं है। हाँ हाँ, जूनागढ़ भी जमीन का ही कहलाएगा, भरतपुर भी जमीन का ही कहलाता है स्थल। बहुत सारे दुर्ग है, बहुत सारे हैं, लेकिन अगर प्रॉपर माने, क्योंकि उनके पीछे आगे पीछे कहीं कहीं कुछ चीज है, लेकिन अकबर का किला है वो बिल्कुल जमीन पर है, बिल्कुल जमीन पर है। जूनागढ़ की बताने के बाद उसके पीछे खाई मिल जाएगी, दानवर श्रेणी का भी है, लेकिन अगर अकबर के किले कहेंगे वो बिल्कुल जमीन पर है, बिल्कुल नीचे ही। अतः इसको हमने सैंपल तो अकबर का किला, मैगजीन्स दुर्ग, अंग्रेजों का शस्त्रागार कहलाया, अकबर का किला अजमेर स्थल श्रेणी का दुर्ग कहलाया। अब हम 5 मिनट का ब्रेक ले ले, क्या चलने दूं क्लास? नहीं, सुनो, ब्रेक मत लो, चल रहा। देखो यूं बेकार बिना काम से देखो बाहर जाना, यूं जाके पान तंबाकू चबा के आना मतलब नहीं है, इधर ही रहेगा है। वैसे आप नहीं चबाते, लेकिन कोई मतलब नहीं, यूं बाहर जाके हे करेंगे, क्या मतलब है? इससे अच्छा पर यहीं बैठे रहे और आगे बढ़ेंगे। जरूरत नहीं है राजा, ब्रेक की जरूरत नहीं है। चलिए सुनिएगा, अब आप समझिएगा आपके एग्जाम में क्या क्या पूछा जा सकता है दुर्ग के बारे में। सबसे पहले आप समझिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। दुर्ग के बारे में अगर एग्जाम में कुछ पूछेगा तो दुर्ग किस स्थान पर है, पहला प्रश्न। स्थान का मतलब या तो कोई पहाड़ी होगी, या कोई स्थान होगा, या कोई 2 नदियां, 3 नदियों का संगम होगा। 3 चीजें आपको पूछेगा। पहला पॉइंट, दुर्ग किस स्थान पर है। दूसरा, उस दुर्ग को किसने बनाया, कब बनाया, ये कंट्रोवर्सी है राजस्थान में, सन का लफड़ा बहुत है ना, तो कंट्रोवर्सी। लेकिन किसने बनाया ये फैक्ट है कि इस व्यक्ति द्वारा बना है, ज्यादातर मिल जाएगा। तो दूसरा पॉइंट आपको पूछा जाता किसने बनाया, या इसका जीर्णोद्धार किसने कराया, उसका नाम किसने चेंज किया, वही बनाया और जीर्णोद्धार मरम्मत कार्य वाला। 2 पॉइंट है। तीसरा, यह दुर्ग किस श्रेणी का है। एग्जाम में यह पूछा जाता है 4 दुर्ग 4 श्रेणियां। आओ संगत करें, असंगत करें, सुमिलित करें, लेकिन कुछ तो करें, पूछा जा सकता है। पहला, या एक लाइन दे देगा, सिर्फ एक लाइन देगा कि यह लाइन है और उसके नीचे 4 श्रेणियां होगी कि यह लाइन किस श्रेणी से बिलोंग करती है, संबंध रखती है। अब वो क्या पूछा कि वह दुर्ग जो ईंट,
पत्थर मिट्टी की मजबूत दीवार से बना हुआ वह दुर्ग क्या कहलाया? एरण दुर्ग कहलाया, पारिक दुर्ग कहलाया, पारिद दुर्ग कहलाया या धानवन दुर्ग कहलाया। तो आपको दिमाग में वो 10 ही दुर्गों के अर्थ याद होने जरूरी है। वो सिंपल है, कोई टफ नहीं है। लेकिन प्रश्न पूछ ले कि वह दुर्ग जो कंटीली झाड़ियों पत्थरों से युक्त हो, दुर्गम मार्ग वाला हो, वह दुर्ग क्या कहलाया? तो एरण कहलाया। जल सीधा सीधा अर्थ है पानी हो, जल है। वन मतलब चारों तरफ वन हो, गिरी है मतलब पहाड़ी पर है, धानवन मतलब रेत है ना। पहाड़ी ख है, पिछवाड़े में खाई है। पहाड़ी द है तो हमारा ईंट पत्थर और मिट्टी की मजबूत दीवार से घिरा हुआ है। तो ऐसे एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं। 3 पॉइंट। तीसरा पॉइंट आपको पूछेगा उस दुर्ग का उपनाम क्या है? उपनाम। अब उपनाम ज्यादातर या तो बनाया उसके नाम से उपनाम कहेगा, या किसी ने दुर्ग को जीता तो उसने अपना नया नाम डाल दिया, नया नाम डाला, ये पूछा। और ये ज्यादातर एग्जाम में आता है कि अमुक व्यक्ति ने विदेशी आक्रमण किया, विदेशी ने, और इस दुर्ग को जीता तो इसने दुर्ग का क्या नाम रखा, किसके नाम से रखा, किसको सौंपा। ऐसा आधा प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछते हैं। फिर पूछा कि दुर्ग में कुछ अमुक धार्मिक स्थल है, वो मंदिर हो सकता है, मस्जिद हो सकती है, या मजार हो सकती है, या कुछ महल हो सकते हैं, या कोई छतरी हो सकती है, या इमारत हो सकता है, ऐसा पूछा जा सकता है। या दुर्ग में, या हमारे दुर्ग में कोई साका हो गया है जहां वीरों द्वारा केसरिया किया गया हो और वीरांगनाओं द्वारा जोहर कर लिया गया हो। ऐसा साका कब हुआ, किस राजा के समय हुआ, किसने बाहरी आक्रमण किया, किसके ऊपर बागडोर थी, किस रानी ने किन दासों के साथ, कौन दासों के साथ अग्नि में या पानी में कूदकर जोहर किया, कौन वीर केसरिया हो गए, उनके साथ कौन थे, या उस साके की जानकारी किस साहित्य पुस्तक में है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, या छोटी मोटी कोई विशेष जानकारी। तो इन सब की जानकारी आने वाले समय में आपको दुर्गों में मिलने वाली है। ठीक है, तो हम इन दुर्गों को हमारे व्यवस्था के अकॉर्डिंग, भजनलाल जी सरकार के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले। भजनलाल जी सरकार ने राजस्थान में 7 संभाग बना रखे हैं और 41 जिले बना रखे। तो हम संभाग स्तर पर हर एक एक संभाग में जाएंगे और दुर्ग की ओर जाते जाते सारे दुर्ग के दर्शन कर कर हम सीधे वापस उदयपुर आ जाएंगे और रॉयल में लाकर आपको छोड़ूंगा और दुर्गों के दर्शन खत्म हो जाए। लेकिन ये चैप्टर बहुत लंबा है, लंबा चलने वाला है, घबरा जाएंगे, इतने दुर्ग हैं। लेकिन हम उन्हीं दुर्गों की चर्चा करेंगे जो हमारे मासीबो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10वीं की राजस्थान इतिहास एवं संस्कृति जो पुस्तक है उसमें दे रखे हैं, या हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर प्रकाशन की किताबें देखें ये, या राजस्थान के कोई पर्यटन स्थल पर जो फेमस है उन दुर्गों की चर्चा हमारे यहाँ करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं हम उदयपुर संभाग से। तो हेडिंग डालिएगा उदयपुर संभाग, उदयपुर संभाग हेडिंग डालिएगा उदयपुर संभाग। हाँ जी, हाँ, तो क्या गुरु प्रेम रतन का क्या देखना उसमें, कि देखना क्या है आपको उसमें? हाँ, दिखा के सुनिएगा। जैसे जैसे हम दुर्ग की तरफ जाएंगे उस दुर्ग के लाइटें बंद है। हाँ, नहीं, पागल तो मैं बनाते, मैं खुद पागल हूं पर आपको पागल नहीं बनाऊंगा। मैं पागल हूं लेकिन आपको कभी पागल नहीं बनाऊंगा। आज तक न तो बनाया है न आने वाले समय में बनाने वाला हूं। ठीक है, बात करेंगे उदयपुर संभाग। जैसे जैसे दुर्ग की ओर आएंगे जीजी और वैसे प्रेम रतन धनपायो का दुर्ग देखेंगे। वाह बेटा, दिखा दो, जीजी के लिए दिखाई दो। तो जो जीजी कक्षा में आज तक नहीं बोली वो कह रही दिखाई दो ना, क्या करता है। तो क्या देखना है अब मेरे को ये बताइएगा, क्या देखना है? तो उसमें क्या देखना, प्रेम रतन दरबार में कौन सा सीन देखना वो देख लें। एक जना बोलो, क्या दिखाऊं, बोलो। किले वगैरह। तो
एकदम एक का एक पूरी मूवी देखेंगे तभी मालूम पड़ेगा कि यह किला किस जगह है, क्योंकि पूरी मूवी में आपको वो पूरे किले की शूटिंग तो उसमें हुई नहीं, कुछ ही बात उसमें की गई है ना। तो हम उस किले को देखते हैं, जैसे चित्तौड़गढ़ की बात करते हैं तो चित्तौड़गढ़ देख लेते हैं। आदि मूवी यहाँ देखें, अरे राजा क्या गजब करता है, फिर तो गजब हो जाएगा, फिर तो मूवी देखते रह जाएंगे। हम बात करेंगे उदयपुर संभाग के किलों की। हेडिंग डालेगा उदयपुर संभाग, उदयपुर संभाग। और उदयपुर संभाग में एक फेमस किला है जो अंग्रेजों के जमाने में काला पानी कहलाता था, उसकी बात करेंगे। तो लिखेगा उदयपुर संभाग और सबसे पहला लिखना सराड़ा किला, सराड़ा किला, सराड़ा किला। उससे पहले सुनिएगा, उससे पहले हमारे देखो, उससे पहले हमारे राजस्थान कुछ ऐसे स्थल है जिनको यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। ये सब चीजें आपको आने वाले समय मिल जाएगी, समझना। राजस्थान में कुछ ऐसी इमारतें हैं, कुछ ऐसी वस्तुएं हैं, कुछ ऐसे नृत्य हैं अमूर्त और मूर्त सूची में शामिल किए गए। तो सबसे पहले हम बात करें 2013 की। यह प्रश्न सेकंड ग्रेड का एग्जाम पूछा है कि राजस्थान के कुल कितने किलों को या किन किन किलों को यूनेस्को की मूर्त धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो मूर्त धरोहर सूची में 21 जून 2013 जो अभी आने वाला है ना। तो राजस्थान के 6 किलों को, कितने 6 किलो, किलो मतलब दुर्ग को यूनेस्को की मूर्त धरोहर सूची में शामिल किया। कौन कौन से? चित्तौड़गढ़, चित्तौड़ है, कुंभलगढ़, राजसमंद है, सोनारगढ़, जैसलमेर है, रणथंभौरगढ़, सवाईमाधोपुर, गागरोन किला, झालावाड़ और आमेर का किला जयपुर। हाँ, वो शॉर्टकट में आप गाजर, चीकू, आम कुछ भी कहें, लेकिन ये 6 नाम जरूर याद रखने हैं। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, सोनारगढ़, रणथंभौरगढ़, चार तो गढ़ नाम से, गागरोन और आमेर किला, घाघरोन और आमेर किला याद रखना। जरूर नहीं आवे, लेकिन दिमाग में जरूर रहना चाहिए। इससे पहले बात करें तो 2010 की बात करूं तो 2010 में जुलाई 2010 के आसपास हमारे 2 चीजों को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में, एक तो जयपुर का जंतर मंतर जो सवाई जय सिंह ने बनाया था, सबसे पुराना जंतर मंतर सवाई जय जयपुर में बनाया, जिसको सोरवेदशाला कहते हैं उसको, और उसी समय कालबिलिया नृत्य को अमूर्त धरोहर सूची में शामिल किया है। ठीक है, 2013 के बाद की बात करूं 2019 में जयपुर शहर के परकोटे को शामिल किया है। क्लियर? लेकिन कल की न्यूज, कल 9 जून था, सॉरी 5 जून था, कल हमारे राजस्थान के 4 ऐसे स्थल हो गए हैं जो रामसर साइट में शामिल हो चुके हैं। 4 स्थल आ चुके हैं। ये करंट जीके का प्रश्न ज्योग्राफी के नाम से आएगा और आएगा, छपेगा। सबसे पहला केवलादेव अभ्यारण्य 1981, सेकंड है सांबर जयपुर 1990, वो है अभी वरना एक तो उदयपुर का मेनार गांव जो बिल्कुल बटेवर के निकट पड़ता है, जहां पे मेनारिया जाति के लोग सबसे ज्यादा थे। उसी मेनार गांव में तलवारों की घेर होती है। वो मेनार गांव में एक तालाब है जहां विदेशी पक्षी उस तालाब में आते हैं, वो मेनार गांव। और तीसरा खिंचन, जो फलोदी जिले में, वो खिंचन वही स्थान जो कूर्जा पक्षी इधर आता है। संदेश भेजा जाता है वीरणी द्वारा कि हे कूर्जा, तू तेरे देश जाए तो मेरा पति तेरे देश में बैठा हुआ है, काम करा, उसको संदेश भेजना, मैं तेरा इंतजार कर रही हूं। तो 4 रामसर साइट याद रखना। ऑल ओवर बात करें हिंदुस्तान स्तर पर तो कल तक की न्यूज में 91 स्थल रामसर सूची में शामिल हुए। याद रखना, एग्जाम आने की पूरी संभावना राजस्थान से संबंधित पूछेगा, क्यों ये ज्योग्राफी का प्रश्न है। ठीक है, हाँ राजा, 91 है 91। चलिए सबसे पहले उदयपुर संभाग में बात करते हैं, सराड़ा किला की बात करते हैं। हेडिंग डालेगा सराड़ा किला, सराड़ा किला क्या हो? यूनेस्को वाला लिखना यूं तो लिखो, यूनेस्को वाला लिख लो, सारे लिख लो, कोई बात नहीं, लिख लीजिएगा, सारे लिख लीजिएगा। तो सबसे पहले लिखेगा जून 2013 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल राज्य के दुर्ग। ठीक, इसके नीचे लिख लो
सरड़ा किला काट दो, कोई बात नहीं। और ये 6 दुर्गों के नाम लिख लीजिएगा। काफी सारे दुर्गों पर डाक टिकट जारी हुए हैं, किस वर्ष हुए हैं और कितने रुपए के हुए हैं, ये भी आज की तारीख में करंट मार्क के प्रश्न पूछ लिया जाता है ना। तो डाक टिकट की भी बात करेंगे आने वाले समय में। तो जून 2013 में यूनेस्को द्वारा 6 दुर्गों को शामिल किया गया है। छह दुर्ग यूनेस्को की विश्व सूची में शामिल: चित्तौड़गढ़, चित्तौड़ जिला; कुंभलगढ़, राजसमंद जिला; सोनारगढ़, जैसलमेर जिला; रणथंभौरगढ़, सवाई माधोपुर; गागरों किला, झालावाड़; आमेर किला, जयपुर। वादा है हाथ दर्द नहीं होंगे, पर सारी जानकारी आपको मिलेगी, घबराना मत, बस है ना, समझने का प्रयास करना। अच्छा, आप बांसवाड़ा क्यों, बांसवाड़ा क्यों, बूंदी क्यों? सकल बांसवाड़ा की आई मेरे को एकदम इसलिए पूछ लिया। हाँ जी, धन्यवाद। छह दुर्ग यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल राज्य के 21 जून 2013। हाँ जी, हाँ, दोनों में शामिल है, दोनों में शामिल है। रामसर साइट में भी है, वो यूनेस्को में तो ही है, सबसे पहले इसी को किया गया। हाँ जी, लाइटें बंद है, नहीं आई है, वो भी नहीं चल रहा, स्क्रीन भी नहीं, लाइट बंद क्यों? क्या करूं? हल्का सा दबाएं। कहाँ चला है? दिक्कत कोई बात है, चलिए बात करेंगे, सरड़ा किला की बात करते हैं। अरे अरे बस 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 बस, चलिए चलिए बात करते हैं सरड़ा किला। सरड़ा किला की बात करें, बहुत शैतान हो गए। मेरे को एक दिन बहुत बड़ी डांट पड़ने वाली, कक्षा में विद्यार्थी आपकी क्लास में बहुत हा हू करते थे, पर मैं भी क्या करूं, आपको डांट नहीं पाता हूं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है बड़े विद्यार्थी को डांटना, ये तो आप ही को समझना है। हाँ हाँ, सही बात है, लेकिन एक दिन आप भी बड़े बनोगे, है ना, नेचर पर्सन हो, 18 साल पार कर चुके हो। हम बात करेंगे सरड़ा किला। साथियों बहुत सिंपल है सरड़ा किला। ये उदयपुर से बाहर जब हम बांसवाड़ा की तरफ आते हैं, वहां बीच में एक अभ्यारण्य, जय समंद अभ्यारण्य, आप ज्योग्राफी में पढ़ने वाले हैं। उस जय समंद अभ्यारण्य को प्राचीन समय में केवड़ा की नाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केवड़ा की नाल, केवड़ा की नाल कहते हैं। और नाल भी आप पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, दर्रे को नाल कहा जाता है। जितने दर्रे होते हैं खाइए, उनको क्या बोलते हैं? नाल। तो केवड़ा, केवड़ा वृक्ष जो हम बोलते हैं, केवड़े की नाल कहलाता है। उस नाल में यह हमारा सरड़ा किला, पूरा नाल पार करेंगे, अभ्यारण्य पार करेंगे, उसके बाद एक किला आता है। तो अंग्रेजी जमाने में अगर किसी व्यक्ति को यहां बंदी बना दिया, वो दोबारा वापस उदयपुर मेवाड़ नहीं आ सकता, क्योंकि बीच में पड़ता है जंगल। वो अगर बाहर निकल भी गया तो जंगल में जो जानवर है उसको खा जाएंगे। ऐसा आज भी है। रात को जब हम उदयपुर से बांसवाड़ा, बांसवाड़ा उदयपुर आते हैं, तो बीच में सड़क है,
रात को लगभग 11:30-12 बजे के बाद पेंथर आते हैं पानी पीने के लिए, जंगल से आते हैं, मैंने लाइव देखा है। ऐसे आपको रणथंभौर में मिल जाए, सॉरी रणकपुर में मिल जाएगा। उदयपुर से पाली होके हुए देसुरी नाल होके जाते हैं तब भी ऐसा ही मिलता है। तो वो सरड़ा किला है, सरड़ा गांव उदयपुर में, जिसको मेवाड़ का काला पानी। अब इसको काला पानी क्यों करें कि हमारे मेवाड़ रियासत में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी माणिकलाल वर्मा द्वारा। तो माणिकलाल वर्मा ने एक व्यक्ति को उपाध्यक्ष बनाया था और जिसका नाम है भूरेलाल बया। इस क्रांतिकारी को इस युग में नजरबंद किया गया, अतः इसको मेवाड़ का काला पानी कहा गया। जैसे हिंदुस्तान का काला पानी किसको कहा गया? अंडमान निकोबार, जहां वीर सावरकर साहब को बंदी बना। वीर सावरकर साहब 2 बार आ गए इधर वापिस रिटर्न पानी में, तैर के आ गए थे। ऐसे काला पानी की सजा हुआ करती थी। तो यहाँ कोई ब्लैक पानी नहीं है, सजा को काला पानी कहते हैं, है ना। तो वो काला पानी सरड़ा का किला कहलाता है। छोटी सी जानकारी लिख लीजिएगा इसको। सरड़ा किला, सरड़ा गांव उदयपुर, उपनाम मेवाड़ का काला पानी। और विशेष क्या है? मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम उपाध्यक्ष भूरेलाल बया को इसी किले में नजरबंद किया गया। लिख लीजिएगा। दिल जिगर नजर तेरे लिए जो हाँ, लिखा? हाँ, देखो अभी तक हमारे किसी नए जिले के अकॉर्डिंग कोई क्वेश्चन पूछा नहीं अभी तक। भले नए जिले बन गए हैं, 50 से 41 हुए, लेकिन एग्जाम में कहीं पर भी नए जिले के अकॉर्डिंग एक भी क्वेश्चन नहीं आया है अभी तक, जितना भी एग्जाम पूछा गया है। सरड़ा किला अगर पुराने जिले के अकॉर्डिंग है तो उदयपुर है, और नए जिले के अकॉर्डिंग कह देंगे तो यह हमारा सोलुम्बर जिला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोलुम्बर जिले में आ जाएगा। नया जिले के अकॉर्डिंग कहे तो सोलुम्बर, बाकी पुराने जिले के अकॉर्डिंग हमारा उदयपुर कहला रहा है। ठीक है, वैसे पूछा नहीं है नया जिला, कहीं नहीं पूछा, लेकिन फिर भी अगर पूछा जाए तो सोलुम्बर, बाकी हमारा उदयपुर जिला। मेवाड़ का काला पानी क्या है? केवड़ा की नाल, या हम इसको बोलेंगे जय समंद अभ्यारण्य। अभयारण्य, ये अभयारण्य शब्द सही लिखा मैंने? हाँ, अभयारण्य, अभय धन अरण्य, इसमें भी दीर्घ संधि हो गई है, अधन अ बराबर आ, अभयारण्य। चलिए, तो नजरबंद यहां किया गया। अब अगला किला है जो उदयपुर सिटी में है। क्या है? कहां लिखे? क्वेश्चन में कहीं भी लिखो ना, केवड़े की नाल या जयसमंद अभयारण्य। हाँ, मिल जाए तो जरूर देखते हैं। एक छोटे भैया ने पहली बार कहा है कि फोटो दिखा दो, तो इसको देख ही लेते हैं। कुछ भाई लोग बोला तो है सराडा किला। मिलना मुश्किल है, लेकिन फिर भी मिलता है तो हम बात करते हैं। खंडर अवस्था में है। बस इस तरह से है, सब खंडर हो चुका है। नई नई कुछ मकान बन गए, वो बाहर की ओर है, ये दीवार है, दीवार के अंदर है। दूसरा देखते हैं। वापिस देख लेते हैं। अरे डाला वही आया है।
बिल्कुल खंडर अवस्था में है, जो ये व्यक्ति बता रहा है आपको। खंडर अवस्था में, कुछ भी देखने लायक कुछ नहीं, कोई दर्शनीय स्थल नहीं यहाँ पे। अब उदयपुर सिटी में, उदयपुर सिटी वाला जरूर किला हम देखेंगे। उदयपुर सिटी में एक किला है जो महाराज सज्जन सिंह जी ने अपने ऐशो आराम के लिए बनाया। वो जो किला है वो किला था हमारा सज्जनगढ़ किला। कौन सा है? सज्जनगढ़ किला। हेडिंग डालेगा सज्जनगढ़ किला, सज्जनगढ़ किला। सेकंड किला लिखिएगा सज्जनगढ़ किला। केवड़े की नाल को भी लिख लीजिएगा। सज्जनगढ़ किला की बात करेंगे। आप लोग गए सज्जनगढ़ किला? नहीं गए तो जाना, और बरसात के सीन में जाना, और कार में नहीं जाना, ओनली फॉर टू व्हीलर पे। पीछे अपना दोस्त बैठा हो और फिर बरसात, थोड़ी सी बरसात हो गई हो, वो पहाड़ हरा हरा हो, और फिर आप जाओ घाटी में यूं सर्पिलाकार घाटी है, नीचे से चालू होंगे, यूं चलेगा, फिर यूं गए, डर लगेगा, अरे धीरे, यूं यूं। मैं गया हूं, बहुत बार गया हूं। हाँ ठीक। अगर हाँ एक बात और, अगर आप सरड़ा किला जा रहे हैं, ठीक उसके नीचे सज्जनगढ़ किला जा रहे हैं, तो सज्जनगढ़ किले के ठीक नीचे बायोलॉजिकल पार्क है। वहां अगर आप जाते हैं तो वहां जो काउंटर पर टिकट काटने वाला वो मेरा विद्यार्थी है, तो है ना, कांस्टेबल बन रख सके, तो उससे कह दीजिएगा कि मेरा सर के से पढ़ा हुआ हूं, विद्यार्थी हूं, तो वो आपका टिकट नहीं लेगा। तो ये व्यवस्था मैं आपके लिए कर सकता हूं। गलत आ गया। हाँ 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 देखते हैं। ये देखिएगा, ये इतना अच्छा मस्त सीन है, सुनना है। बहुत अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है। ये देखिएगा, ये इस दुर्ग के पीछे वाला हिस्सा है। इस दुर्ग के पीछे ये बहुत बड़ी खाई है और ये पूरी सिटी दिखती है। ये फतेहसागर झील है और ये पिछोला झील है। ठीक है, ये फतेहसागर है और ये पिछोला। इसके ठीक पीछे ये बहुत बड़ा चौक है। यहां पर आप कभी सेल्फी लीजिएगा, हाँ रील लो ना, बहुत मजा आता है यहां देखने पर। इस तरह से बना हुआ है और कुछ नहीं है, केवल ये महल है और उसके अंदर न तो खिड़की है न किवाड़ है, सिर्फ हवा ही हवा है आर पार, पर देखने में बड़ा मजा आ जावे, ऐसा किला है। हाँ वो मेरे को नहीं पता आप किस संडे जा रहे हैं, मैं नहीं कहूं, नहीं तो आप मेरे ऊपर आ जाए। मेवड़ा से ने कहा है इसे, बहुत अच्छा किला था महाराज सज्जन सिंह जी ने इस किले को। क्या कह रहे हो? इस तरह से उदयपुर सिटी नजर आएगी आपको, पूरी उदयपुर सिटी नजर आती है। रात को तो नहीं जाने देंगे, 5-6 बजे बाद वापस भेज देंगे आपको। चलिए, सरड़ा किला जो है कहां बनना है? बांसदड़ा पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी सुनना है? बांसदड़ा पहाड़ी या बांसड़ा पहाड़ी, एक ही बात है। उस पहाड़ी पर बना है और ये जो पहाड़ी है ये हमारी अरावली पर्वतमाला की एक श्रृंखला के अंतर्गत आती है ना, जो लगभग 937-38 मीटर ऊंचाई पर यह किला बना है। इस किले को अपन मानसूनी पैलेस, बादल महल और वाणी विलास महल के नाम से जानते। इस किले के अंदर पहले एक पुलिस वायरलेस केंद्र स्थापित था, अब नहीं है। जब मोबाइल सुविधा नहीं थी, वायरलेस सुविधा थी, तो वहां पर वायरलेस केंद्र स्थापित था, बस अब नहीं है। लेकिन इस दुर्ग के ठीक पीछे की ओर सज्जनगढ़ अभ्यारण्य है, जो राजस्थान का दूसरा सबसे छोटा 5.2 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, और इस दुर्ग की पहाड़ी में राजस्थान का पहला बायोलॉजिकल पार्क बना हुआ। ये सब बातें हमारे सज्जनगढ़ किले के अंतर्गत है। ये आपके सामने है सज्जनगढ़ किला, बांसदड़ा या बांसड़ा पहाड़ी पर महाराणा सज्जन सिंह जी ने बनाया। पहाड़ी की ऊंचाई है वो 938 मीटर है। एग्जाम में पूछेगा साथियों, आपके एग्जाम में ज्योग्राफी पूछा जा सकता है क्या कि 4 पढ़िया, रघुनाथगढ़, ऋषिकेश,
बांसदड़ा और एक आज आपकी शेर, वो कह देगा आरोही क्रम और अवरोही क्रम में 4 पहाड़ियों को जमा लीजिएगा। कोई अंक नहीं पूछा, सिर्फ उसकी ऊंचाई पूछी, वो भी आपको खोपड़ी में याद रखनी। तो ऐसे प्रश्न भी पूछते हैं। तो ये जो पहाड़ी है वो हमारी 938 मीटर ऊंचाई समुद्र तल से है। उपनाम में उदयपुर का मुकुटमणि, मानसूनी प्लेस और बादल महल के नाम से जानते हैं। यहाँ पर पुलिस वायरलेस केंद्र था। पहाड़ की तलहटी में बायोलॉजिकल पार्क स्थित है। नोट डाउन कर लीजिएगा। छोटी सी जानकारी सज्जनगढ़ किले की। सज्जनगढ़ और कभी उदयपुर आओ तो जरूर आना है ना। ऑनलाइन विद्यार्थियों को कह रहा हूं, उदयपुर आओ तो अपने घर जरूर आना। और आप लोगों को भी कह रहा हूं, कभी आपको समय मिले तो अपने घर आओ कभी। एड्रेस तो पता लग जाता है। नहीं चला दो। ओ, लिख लीजिएगा, आराम से लिखिएगा। हाँ, वो अलग बादल महल नाम के बहुत महल मिलेंगे, लेकिन प्रॉपर अगर बादल महल के तो वो जैसलमेर का है राजा, है ना। बहुत जगह बादल महल मिलेंगे नाम। हाँ, एड्रेस देख लेता हूँ, दे दूंगा एड्रेस, अभी दे दूंगा, सबको दे दूंगा मैं। इंस्टा पे पता लगा सकते थे आप। हाँ, यही चाहिए, मजा आ जाए इससे तो। अड़ोस पड़ोस वाला भी देखे कि घर आए हो आप मेरे। हाँ, पीटीटी का, बीएसटीसी। हाँ, बीएसटीसी का होगा। हाँ, संतों की पर्ची एक। हाँ, पर्ची से गुड़ लिया ये पशु का एक लोकनाट्य, इस पशु के इसके दाग लगाना का सही है। वो कलाबूत में घायलों को पिरोने का तार। यहाँ पर पुलिस वायरलेस केंद्र स्थापित था और पहाड़ की तलहटी में बायोलॉजिकल पार्क स्थित है। एक पॉइंट और लिख लेना यहाँ पर, दुर्ग के निकट सज्जनगढ़ अभयारण्य 5.2 वर्ग किमी फैला हुआ है। फैला हुआ है दुर्ग के निकट। और इसका एक नाम मैंने लिखवाया नहीं, इसमें लिखा नहीं है, वाणी विलास, जो मैं बोला हूं, वाणी विलास। चौथा नाम इसका वाणी विलास कहला रहा है। वाणी विलास दुर्ग के निकट सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, राज्य का दूसरा छोटा। पहला छोटा हम कहते हैं तो वो हमारा सरिस्का अलवर जो कहलाता है ना। हाँ, वो कहलाता है सरिस्का जो भी कहे, बहुत छोटा है। अब हम ऐसे किले की बात करेंगे जो सबसे बड़ा किला कहला रहा है, राजस्थान का लिविंग फोर्ट कहलाता है। राजस्थान का लिविंग फोर्ट कहला रहा है, राज्य का पहला लिविंग फोर्ट कहला रहा है, आवासीय किला कहलाता है। सरी दुर्गों का दुर्गापति किला जो कहला रहा है, चित्रकूट कहते हैं, मालवा का प्रवेश द्वार कहते हैं, दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार कहलाता है। वह जो किला है ये हमारा चित्तौड़गढ़, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। इसके बहुत सारे दर्शनीय स्थल है। दो भाई कल परसों जाके आए हैं। हाँ, आप जाके आगे बेटा, किस पर गए? अच्छा, ऊंट तो उधर है ही नहीं।
बात करते हैं चित्तौड़गढ़ किले की। चित्तौड़गढ़ जो किला है वो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में है। पहले दिमाग में यह रखना है कि किस भौतिक प्रदेश में आता है चित्तौड़गढ़, तो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में, और विशेष मेसा पठार पर। कौन सा पठार है? मेसा पठार। याद रखना, पठार का नाम रखना, मेसा पठार पर। दो नदियों के संगम पर आता है ना, गंभीरी और बेड़च। बेड़च जो हमारी उदयपुर की गोगुंदा की पहाड़ी से निकलती, गंभीरी और बेड़च नदी के संगम पर मेसा पठार पर इस प्रकार से बना हुआ है जैसे पहाड़ी पर, उस पठार पर एक वेल मछली सोई हुई, यूं काले रंग का वेल मछली यूं सोई हुई थी ना, इस तरह से ऐसे सोई हुई मछली है। वेल मछली देखा होगा आपने समुद्र में, जैसे हम समुद्र में गए वेल मछली ऊपर, वैसी वेल मछली के समान हमारा चित्तौड़गढ़ दिखेगा। इसका निर्माण जो लगभग 7वीं ईस्वी में हमारे मौर्य शासक चित्रांगद मौर्य ने करा। चित्रांगद मौर्य द्वारा इसका निर्माण करा, लेकिन इसका सबसे ज्यादा जो जीर्णोद्धार कार्य, मरम्मत कार्य जो कराया वो महाराणा कुंभा ने कराया। कुंभा द्वारा इसका मरम्मत कार्य, जीर्णोद्धार कराया, वो बना है चित्रांगद मौर्य द्वारा बना। इस दुर्ग में सबसे ज्यादा वंशों का राज रहा है, सबसे ज्यादा वंश, मौर्य वंश, फिर बात करें घोइल वंश, खिलजी वंश, मुगल वंश, है ना, इतने सारे वंशों का राज इसमें रहा है। 3 बड़े बड़े साके, सबसे ज्यादा साकों वाला किला है तो यही। बाकी जगह 2.5 साके, 2 साके या 1 साके मिलेंगे, लेकिन चित्तौड़ में 3 साके मिलते हैं। चित्तौड़ अलग अलग नामों से, मालवा का प्रवेश द्वार, मालवा जाने के लिए चित्तौड़ से होकर जाना बताए। दक्षिण पूर्वी क्षेत्र का प्रवेश द्वार किला चित्रकूट कहते हैं, चित्रकोट कहते हैं, हमारा चित्तौड़गढ़ कहते हैं। गढ़ तो चित्तौड़गढ़ कहलाता है, और दुर्गाधिपति या दुर्गाधिराज जो हम कह सकते हैं वो हमारा चित्तौड़गढ़ को कह रहे हैं। छोटी सी जानकारी आपके सामने है। वेल मछली के समान, मैंने आपको शुरुआत में कहा था यह जो है गिरी श्रेणी का है, लेकिन इसको दानव श्रेणी के अलावा सभी श्रेणी में रखा जा सकता है। ये लाइन को वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। गंभीरी और बेड़च नदी के संगम मेसा पठार दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश क्षेत्र में आता है। मौर्य शासक चित्रांगद द्वारा बनाया, पुनर्निर्माण जो कराया कुंभा ने कराया। आकृति जो है वेल मछली समान, लेकिन यहाँ देखो हमने वंशों की बात करी, मौर्य वंश, घुइल वंश, सोलंकी वंश, खिलजी वंश, मुगल वंश, सिसोदिया वंशों के शासकों का राज रहा। और इस दुर्ग पर जो सबसे पहले आक्रमण किया गया वो अफगान का सूबेदार था मामू। उसने क्या, राजस्थान का पहला लिविंग फोर्ट है। अब आपके एग्जाम पूछ ले राजस्थान में कुल कितने लिविंग फोर्ट है, तो राजस्थान में लिविंग फोर्टों की संख्या की बात करें तो पहला है चित्तौड़गढ़, दूसरा है सोनागढ़, तीसरा है लोहागढ़ और चौथा है कुंभलगढ़। जीत छोड़कर 4 की ओर बढ़ना है ना। तो वर्तमान में कितने हो गए हैं? चित्तौड़गढ़, सोनागढ़, ये तो हमने रट्टे मार रखे किताबों में, लेकिन कुंभलगढ़ और लोहागढ़ भी हमारा लिविंग फोर्ट में आता है। तो यह राज्य का हमारा क्या किला, आवासीय किला, लिविंग फोर्ट। सबसे ज्यादा साकों वाला किला है तो यही हुआ है जहां पे 1303 ईस्वी में साका हुआ, राणा रतन सिंह के समय। 1533 हाड़ी रानी जो हमारे राणा सांगा की रानी थी, कर्मावती, उसके समय। वो 1567 महाराणा उदय सिंह जो उदयपुर आ गए, जयमल फत्ता को बागडोर दी थी। 3 साकों वाला किला। यह राजस्थान का एक ऐसा किला है जहां खेती भी की जाती है। क्या की जाती है? खेती भी की जाती है। तो छोटी सी जानकारी एक बार आप उतारने का प्रयास है। हेडिंग डालेगा, मैं लिखा रहा हूं आपको, अभी हेडिंग डालेगा। साके क्या होते हैं वो भी अभी बता रहा हूं। साके क्या होता है एक बार साकों को समझ लीजिएगा। साका, साका किसको कहते हैं फिर दिमाग में रह जाएगा। साका क्या होता है सुनिएगा। एक तो होता है हमारा केसरिया, क्या होता है? केसरिया। और एक होता है हमारा जौहर। क्या होता है? जौहर। केसरिया और जौहर। केसरिया कौन करता है? केसरिया करते हैं हमारे वीरों द्वारा। किसके द्वारा? वीरों द्वारा। राजा और वीरों द्वारा युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद अगर वीरांगनाओं को लगता है कि हम किसी पर पुरुष के हाथ ना लगे, क्योंकि विदेशी व्यक्ति आते हैं तो इन वीरांगनाओं को पाने के लिए आते थे। जैसे हम बात करें 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी हमारी राजमाता पद्मिनी को पाने के लिए आया था, है ना। तो ये महिलाएं जो है हमारी वीरांगनाएं अपने शरीर को, अपने जीवन को अग्नि में
कूद कर, पानी में कूद कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर देती, उसको साका कहते। काफी लोग इसको कहते हैं ये आत्महत्या। आत्महत्या नहीं, एक बार आप तवे के गरम गरम तवे पर हाथ लगा के देखो, फिर लगता है ये क्या है। फिर आप कहते हैं अग्नि में कूद गए, अरे अग्नि में कूदने के बाद भी कम से कम 1-1.5 घंटे तक वो व्यक्ति जिंदा रहता है, मरता नहीं है, एकदम नहीं जलता है। जीवित व्यक्ति एकदम नहीं जलता है, मृत व्यक्ति जल जाएगा आधे घंटे में। जीवित तो जब आप देख रहे हो, जीवित व्यक्ति जब जलता था उसको कितनी यातनाएं होती थी, तब जाके हमारी वीरांगना द्वारा जोहर होता था। तो ये वीर और वीरांगना दोनों में, वीर द्वारा केसिया हो गया, वीरांगना द्वारा जोहर हो गया, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, साका कहते हैं। ये ऐसे राजस्थान में साके थे, ऐसी वीर भूमि है। तो हम बहुत भाग्यशाली, हम राजपूताना क्षेत्र के निवासी हैं, है ना, हम राजपूताना क्षेत्र के निवासी। चलिए ये लिखेगा छोटी जानकारी। चित्तौड़गढ़ किला स्थित है गंभीरी एवं बेड़स नदी के संगम, मेसा पठार, मेसा पठार, और प्रदेश के में तो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश उस क्षेत्र में आता है। मेसा पठार निर्माता है मौर्य वंशी शासक रहा है चित्रांगद, या चित्रांग मौर्य या चित्रांगद मौर्य। कहीं द मिलेगा, कहीं द नहीं मिलेगा, बात एक ही है। मासीबो की किताब के अनुसार पुनः निर्माण जो करा, मरम्मत कार्य करा महाराणा कुंभा द्वारा। आराम से लिखे, जल्दबाजी ना करें। आकृति इसकी व्हेल मछली के समान, दुर्ग की आकृति है व्हेल मछली के समान, है ना। दुर्ग की आकृति कैसी, व्हेल मछली के समान। जैसे पठार पे एक व्हेल मछली, बड़ी सी मछली सोई हुई हो, पानी से बाहर निकाले, आराम से धूप सेक रही हो, ऐसा दिखता है, व्हेल मछली के समान दिखता है। श्रेणी में पहाड़ी पर बना है, दो नदियों के संगम पर, तो एक मिलाकर केवल गिरी श्रेणी का है, लेकिन बाकी दानव श्रेणी के अलावा सभी श्रेणी में रखते हैं। ये बात वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाली बात वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाली बात वेरी इंपॉर्टेंट कि दानव श्रेणी के अलावा इसको सभी श्रेणी में रखा जाता है या रखा जा चुका है। बाकी श्रेणी गिरी के रहे, पहाड़ी पर है। दो भाई कल जाके आए हैं, कल परसों में, तो जरूर कलेक्ट्री के सामने से होकर गए होंगे, सिटी से अंदर प्रवेश किया और मोटरसाइकिल से सीधा ऊपर चढ़े होंगे, 7 पोलों के बीच में से होते हुए आप ऊपर तक पहुंच गए होंगे। वे दुर्ग दानव श्रेणी के अलावा सभी श्रेणियों का दुर्ग है। अभी दिखाता हूं चित्तौड़गढ़, है ना मदन, अभी देखते हैं। फिर इसकी विशेष बातों की बात करें, दुर्ग पर मौर्य, गुहिल, सोलंकी, खिलजी, मुगल, सिसोदिया वंशों का शासन रहा। ये जो तेरे भाई लोग की क्या आप घर के बाहर रह रहे हैं, घर के खाने का मिस कर रहे हैं, क्या बात है। पहला आक्रमण इस दुर्ग पर अफगान सूबेदार मामू द्वारा किया गया है। आपके राजस्थान कृषि प्रयोगशाला के अकॉर्डिंग जितनी जानकारी आपको मिलनी चाहिए वो सब जानकारी आपको मिल रही है ना। फिर हम बात करें, राज्य का पहला आवासीय किला लिविंग फोर्ट के नाम से, लिविंग मतलब रहना, लिविंग फोर्ट के नाम से जाना जा रहा है। हाँ जी, हाँ
सर्वाधिक साके हुए हैं 1303 ईस्वी, 1535 ईस्वी और 1567-68 अंतिम समय था, दिसंबर जनवरी महीना, इसलिए 67-68 कहते हैं। अकबर समय का शासनकाल के समय तीसरा साका हुआ था 1303, 1535, 1567-68 ईस्वी। दुर्ग में सबसे ज्यादा साके इसी किले में हुए हैं, सबसे ज्यादा। बाकी जगह 2 साके, 2.5 साके या 1 साका या कहीं हुआ ही नहीं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा साके हुए हैं। नीचे करूं, नीचे करने से दिखेगा ही नहीं। नीचे लिखा है यह राज्य का ऐसा दुर्ग है जहां खेती की जाती है। राज्य का ऐसा है किला है जहां पर क्या की जाती है, खेती की जाती, खेती। कुंभलगढ़ भी लिविंग फोर्ट में आता है क्योंकि कुंभलगढ़ में भीलों की एक बस्ती बनी हुई है, अतः उसको लिविंग फोर्ट के नाम से जान रहे हैं। हाथ दर्द तो नहीं हुए, नहीं हुए होंगे, ऐसा नहीं होगा मेरे हिसाब से, उम्मीद है नहीं हुए होंगे। बहुत धीमे गति से चलाऊं, समझा रहा हूं। अभी 5 मिनट में 10 मिनट जब लास्ट होंगे उसमें मैं पूरा बोलूंगा रूबरू जो आपने लिखा है और आपको समझाऊंगा फिर से, है ना। समझना है आपको। राजस्थान की दुर्ग किलों की बात करें, स्थापत्य कला की बात करें, ये टॉपिक होते ही हमारी गाड़ी सीधे उतर जाएगी। हाँ नहीं, 50 तक है, हम 50 तक है। चित्तौड़गढ़ देख लेते हैं। लिखा आप लोगों ने? लिखा? हाँ लिखे, लिखेगा। चित्तौड़गढ़ में बहुत सारे, कम से कम 15 से 20 दर्शनीय स्थल मिलेंगे, 15 से 20, जिसमें आपको मंदिर भी मिल जाएंगे, 2 स्तंभ मिल जाएंगे, छतरी मिल जाएगी, स्मारक मिलेंगे, देवरे मिलेंगे। सास बहू यहाँ का बेटा राजा, सास बहू जो मंदिर कहलाता है वो नागदा गांव उदयपुर है, जो मेवाड़ की राजधानी रहा है, जो एकलिंग जी की तरफ है ना, उधर नहीं। वहां तो बाण माता है या अन्नपूर्णा माता, अन्नपूर्णा देवी, जिसको बीर बड़ी माता कह रहे हैं, है ना, उसकी बात है। एक बार ये लिख लीजिएगा, फिर एक बार दुर्ग के दर्शन कर लेते हैं। दुर्ग हाँ, यूट्यूब पे देखें। किसको देखना चाहेंगे? पहले वीडियो पे लाता हूं, अब आप देखिएगा। बहुत जरा आवाज यही है। कहाँ है? आवाज कम ही, फुल है, फुल है। अब आप सुने। ये है विजय स्तंभ, नीचे से 30 फीट चौड़ा है, बिल्कुल 30 फीट चौड़ा है इसका ये चौड़ाई, और 122 फीट ऊंचाई विजय स्तंभ की, 9 मंजिला। मीराबाई के
मंदिर को अंतिम समय नुकसान पहुंचाने का श्रेय 1567 में अकबर को दिया जाता है। वही 1567 का इमेज फर्स्ट टाइम राणा प्रताप ने बदली करने के लिए 1576 में किया था। तो इस मामले में ये सब चीजें आप वहां जाकर देखें तो बड़ा मजा आवे, है ना। ये तो ठीक है, उस व्यक्ति ने कुछ सपोर्ट किया है। ये मूर्तियां तोड़ी हुई मूर्तियां, ये देखिएगा आप, यहाँ पे मूर्तियों को तोड़ा गया, विदेशी लोगों ने तोड़ा है मूर्तियों को। विष्णु के दशा अवतारों का संतर के बाद उल्लेख किया जाता है। सामने देखते हैं तो सहस्त्र बहु, जो कि भगवान विष्णु का एक अवतार रहेगा। इन्हीं में भगवान श्री राम का अवतार है। नरसिंह अवतार की प्रतिमा संकट में की जाती है। जो सीरियस मिशन 40 ईस्ट में फ्रेंड और रॉयल फैमिली मिशन 40 से बैकयार्ड में आता है। बाकी तो आप YouTube पे देखेंगे तो आपको मिल जाएगी सारी जानकारी, है ना। हाँ, ये पद्मिनी महल है जिससे चारों तरफ पानी पानी है, पद्मिनी महल था। ठीक है, बस चलिए, कहाँ टाइम हो गया? आपकी 6 बजे दोबारा क्लास है, वो 6 बजे है। 5:50 में मेरी क्लास खत्म होगी, उसके बाद 10 मिनट का आपका ब्रेक है और उसके बाद आपको 6 बजे क्लास में वापस आना है। अभी बज रही 5:40, तो मैं 5 मिनट। हाँ तो ठीक है ना, कोई नहीं, चलो। चलिए, वह मैं आपको जो आज हमने जो क्लास ली उसी को मैं आपको रिवाइज कर देता हूं। रिवाइज कर रहे हैं, दुर्ग की बात कर रहे हैं। 5 मिनट मेरे साथ रहेगा, भागो मत, 5 मिनट मेरे को भी अच्छा लगेगा। दुर्गों की बात कर रहे हैं, स्थापत्य कला, और स्थापत्य कला में हम मंदिर, मस्जिद, हवेलियां, छतरिया, दुर्ग, महल, इनकी बात करने वाले हैं। स्थापत्य कला का जो जनक माना गया है, माना कुंभा को माना, यह व्यवस्था हमारे वीर विनोद में लिखी। अब प्रश्न सुनना, वीर विनोद से संबंधित 4 महाराणा जो आपको मैंने कल परसों लिखाया कि वीर विनोद जो श्यामल दास ने लिखा, किसके समय में लिखा गया? महाराणा शंभू सिंह। सर्वाधिक किसके समय लिखा गया? सज्जन सिंह जी, SS। और इस वीर विनोद के प्रचलन पर रोक किसने लगाई? फतेह सिंह ने लगाई। और रोक हटाई किसने? महाराणा भूपाल सिंह ने। ये याद जरूर रखेगा। इसमें वीर विनोद किसका उल्लेख है? मेवाड़ के इतिहास का उल्लेख है। 4 भागों में है, 5 जिल्दों में यह हमारा बना हुआ है वीर विनोद। उसी वीर विनोद में कहा गया कि 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण हमारे महाराणा कुंभा ने कहा। अतः कुंभा को स्थापत्य कला का जनक। दुर्ग बनाने के 4 कारण: राजा द्वारा राज्य के विस्तार हेतु, प्राकृतिक आपदा आ गई तो उस समय जन, धन और पशु की रक्षा हेतु, जब बाहरी आक्रमण हो जाए तो उसमें पशु, जन और धन दोनों की रक्षा हेतु, और अगर युद्ध राजा जीत गया है तो उस लूटे गए माल को कहीं सुरक्षित रखना हो, उसके लिए भी इस दुर्ग का निर्माण हो किया जाए। चाणक्य उर्फ कौटिल्य उर्फ रियल नाम विष्णुगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रधानमंत्री है। उन्होंने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में लिखा है कि दुर्ग 4 प्रकार के हैं जो हमारे राज्य का एक अंग कहलाता है। याद रखना, दुर्ग जो है वो राज्य का एक अंग है और अंगों में दुर्ग को 4 भागों में बांटा है: औदक दुर्ग, गिरि दुर्ग, वन दुर्ग और दानवन दुर्ग, चाणक्य कौटिल्य के अनुसार। लेकिन शुक्ल नीति के अनुसार दुर्गों की 9 श्रेणियां है। उसमें से सैन्य जो दुर्ग है वो सर्वश्रेष्ठ दुर्ग की श्रेणी में आता है। अलग अलग प्रकार के दुर्ग की श्रेणी की बात करी, वह दुर्ग जो चारों तरफ से जल की विशाल राशि से घिरा हो, जल दुर्ग। वह दुर्ग जो पहाड़ी पर बना हो, पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था हो, गिरि दुर्ग जो कंटीली झाड़ियों पत्थरों से युक्त हो, जाने आने का रास्ता दुर्गम हो। एरन दुर्ग जो रेतीली मरुस्थल में बना हो। दानव श्रृंखला जिसके चारों तरफ खाई हो। पारिक दुर्ग जिसके चारों तरफ मजबूत दीवार हो। पारिध दुर्ग जो सैनिकों द्वारा वीर सैनिकों द्वारा सुरक्षित रहा हो। सैन्य दुर्ग जो बंधु बांधव की अनुकूल दशा वाला हो, सहाय दुर्ग कहलाता है। लेकिन सैन्य और सहाय दुर्ग राजस्थान में नहीं है। एक अलग से दुर्ग है, वो स्थल दुर्ग है या भूमि दुर्ग जो समतल जमीन पर बना हुआ है, जैसे अकबर का किला मैगजींस दुर्ग अंग्रेजों का शस्त्रागार कहलाता है वह दुर्ग। फिर हमने दुर्गों की बात करें, 21 जून 2013 को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में राजस्थान के 6 दुर्गों को शामिल किया है: चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, सोनारगढ़ और रणथंभौरगढ़। फिर
चार गढ़ और आमेर का किला और घाघरोन किला, ये हमारे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल। बाकी जानकारी आने वाली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, शाम मिला दे, धन्यवाद। फिर यहाँ आप लोग, ठीक है, धन्यवाद।